निश्चित रूप से यहाँ कोरियाई कहानी का एक पूर्ण रूपांतरण है जो भारत के संदर्भ में सेट है। सभी तत्वों को भारतीय संस्कृति, समाज और भाषा के अनुरूप बदल दिया गया है, जबकि मूल कहानी का सार अपरिवर्तित रखा गया है। यह पूरी तरह से छोटे अक्षरों में लिखा गया है और मूल कहानी की लंबाई के बराबर है। एक महिला जो भारतीय सेना की घातक प्लाटून की पूर्व सैनिक थी, लड़कों के एक ऐसे सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त होती है जहां समस्याग्रस्त छात्र भरे पड़े थे। यह कहानी उन बच्चों को एक सच्चा सबक सिखाने और उन्हें बेहतर इंसान बनाने के बारे में है जो कक्षा में सिगरेट पीते थे और शिक्षकों का यौन उत्पीड़न और अपमान करते थे। वीडियो देखने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, यह हमें बहुत ताकत देता है। धूसर आसमान इतना नीचे झुका हुआ था मानो अभी आंसू बहा देगा। समुद्र से आने वाली हवा में नमक की जगह औद्योगिक क्षेत्र की तीखी धातु की गंध और एक अजीब सी मछली की महक घुली हुई थी। यह इलाका कभी भारत के आधुनिकीकरण का दिल हुआ करता था, लेकिन अब यह एक पुरानी धमनी की तरह छोड़ दिया गया था। इस गोदी और कारखानों के बीच एक स्कूल था, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट माध्यमिक विद्यालय। नाम सुनकर लगता था कि यह बंदरगाह के लिए प्रतिभाओं को तैयार करने वाला कोई विशेष स्कूल होगा, लेकिन असल में यह उन बच्चों के लिए आखिरी निर्वासन की जगह थी जिनका कहीं और कोई ठिकाना नहीं था। और उस स्कूल में भी सबसे बदनाम जगह थी 11वीं बी कक्षा। प्रधानाचार्य के कमरे में पुराना चमड़े का सोफा इतना धंसा हुआ था मानो बैठने वाले की सांसों को भी सोख लेगा। प्रधानाचार्य वर्मा ने रूखेपन से अपना चेहरा पोंछा और अपने सामने बैठी महिला को तिरछी नजर से देखा। कंधे तक आते बालों को बड़े सलीके से बांधा हुआ था, बिना मेकअप वाला चेहरा और साधारण सी साड़ी। पहली नजर में वह एक सामान्य नई शिक्षिका लग रही थी, लेकिन उसकी सीधी तनी हुई कमर और बिना हिले डुले उसे घूरती आंखों से ऐसा भ्रम हो रहा था मानो उसकी फाइल के अक्षर जीवित होकर नाच रहे हों। प्रिया शर्मा, 30 साल, भारतीय सेना की घातक प्लाटून में पूर्व गैर कमीशन्ड अधिकारी, यहां तक कि कमांडो प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक का अनुभव भी। प्रधानाचार्य वर्मा को याद नहीं कि उन्होंने उसका बायोडाटा कितनी बार पढ़ा था। वह शारीरिक शिक्षा की शिक्षिका नहीं बल्कि हिंदी की शिक्षिका बनने आई थी। उसके आवेदन के साथ जमा किया गया सैन्य सेवा प्रमाण पत्र किसी इंसानी हथियार के स्पेसिफिकेशन जैसा लग रहा था। प्रिया मैडम, प्रधानाचार्य वर्मा ने बड़ी मुश्किल से मुंह खोला, आप जानती होंगी कि हमारा स्कूल, खासकर 11वीं बी कैसी जगह है। हाँ, मैंने सुना है कि यह निकम्मों का अड्डा और शिक्षकों की कब्रगाह है। प्रिया ने बिना किसी भाव परिवर्तन के जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जिससे एक अजीब सा ठंडा तनाव पैदा हो रहा था। यह कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। पिछले शिक्षक 3 महीने भी नहीं टिक पाए और पेट के अल्सर के कारण अस्पताल में भर्ती हो गए। उनसे पहले वाले शिक्षक की बाह बच्चों द्वारा फेंकी गई कुर्सी से टूट गई थी। वह कक्षा नहीं, एक जंगल है, नहीं, एक गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट की तरह है। प्रधानाचार्य वर्मा उसे सच में रोकना चाहते थे। क्या यह दुबला पतला शरीर उन जंगली जानवरों के झुंड को संभाल पाएगा? आप हिंदी की शिक्षिका हैं, है ना? बच्चों को कविता और कहानियां सिखाने से पहले आपको अपनी सुरक्षा की चिंता करनी होगी। एक बार फिर सोच लीजिए। प्रधानाचार्य जी, प्रिया ने उनकी बात काट दी। क्या आप जानते हैं कि घातक प्लाटून के प्रशिक्षण का पहला नियम क्या है? अस्तित्व, किसी भी परिस्थिति में जीवित रहना। उसके बाद आता है मिशन पूरा करना। मेरे लिए 11वीं बी एक नया ऑपरेशन क्षेत्र है और वे बच्चे ऐसे आपदा ग्रस्त लोग हैं जिन्हें बचाव की जरूरत है। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। प्रधानाचार्य वर्मा अब और कुछ नहीं कह सके। उन्होंने अपनी जगह से उठकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की मुहर लगा दी। थक की आवाज इतनी भारी थी मानो मौत की सजा का ऐलान हो। 11वीं बी का दरवाजा एक पिचकी हुई लोहे की चादर की तरह भयानक लग रहा था। गलियारे के अंत में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, उस कक्षा से ब्रेक के समय भी समझ में न आने वाली चीखें, गालियां और कुछ टूटने की आवाजें रुक रुक कर आ रही थीं। प्रिया गलियारे में खड़ी हुई और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे सेना के दिनों की याद आ गई, जब दुश्मन के इलाके में घुसने से ठीक पहले वैसी ही दमघोंटू खामोशी होती थी। 15 सेकंड। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोल दिया। चर्रर की आवाज के साथ शोर ऐसे रुका जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। 30 जोड़ी लड़कों की आंखें
एक साथ उसकी ओर घूम गईं। जिज्ञासा, तिरस्कार, मजाक और खुली यौन लालसा से भरी निगाहें। कक्षा किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थी। टूटी हुई मेज की टांगें कोने में पड़ी थीं, खिड़की में दरारें थीं और दीवारों पर अजीब धब्बे और गालियां भरी हुई थीं। शिक्षक की मेज पर किसी का खाकर छोड़ा हुआ कप नूडल्स का डिब्बा पड़ा था। प्रिया ने उस अराजकता भरे दृश्य को धीरे धीरे देखा और मेज की ओर चल पड़ी। टक टक टक। उसके लड़ाकू शैली के बूटों की आवाज असामान्य रूप से गूंज रही थी। ओए होए, नई मैडम का फिगर तो देख। पीछे की सीट से हौंसने की आवाज आई। ए मैडम, उम्र क्या है? बॉयफ्रेंड है क्या? मजाक और सीटियों की आवाजें गूंजने लगीं। प्रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मेज के सामने खड़ी हो गई। उसने कप नूडल्स के डिब्बे को एक तरफ किया और अपनी उपस्थिति पुस्तिका नीचे रख दी। उसी क्षण कक्षा में सबसे पीछे खिड़की के पास बैठे एक लड़के से उसकी आंखें मिलीं। राहुल पाटिल, 11वीं बी का असली सरगना। बिना संवारे बाल उसकी आंखों में चुभ रहे थे और उसकी स्कूल की वर्दी खुली हुई थी, जिसके अंदर से एक काली टी शर्ट दिख रही थी। वह अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाए तिरछा बैठा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसकी आंखों में मजाक या जिज्ञासा के बजाय ठंडी सतर्कता और ऊब थी। चुप रहो, यह प्रिया का पहला शब्द था। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि उसने कक्षा के शोर को एक पल में जमा दिया। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकी। राहुल के बगल में बैठे एक भारी भरकम छात्र अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। वह तथाकथित एक्शन लीडर विक्रम सिंह था। क्या चुप? अरे, नई आई हो तो पहले रस्म तो पूरी करो। हमारे बी क्लास का रूल नहीं पता क्या? विक्रम ने भद्दी हौंसी हौंसते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाए। मैडम, हमने आपके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। उसके इशारा करते ही एक और छात्र एक पुराना पोछा लेकर खड़ा हो गया। पोछे के सिरे पर एक गंदा कपड़ा लटका हुआ था। यह यौन उत्पीड़न के इरादे से की जाने वाली एक घटिया स्वागत रस्म थी। बच्चों की हंसी फिर से बढ़ गई। मैडम, हमारे साथ एक बार डांस करेंगी? ब्लूज टाइम कैसा रहेगा? विक्रम ने पोछा उसकी ओर बढ़ाया। राहुल अभी भी अपनी ठुड्डी टिकाए इस सारे नाटक को भावहीन चेहरे से देख रहा था, मानो वह प्रिया की प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रहा हो। प्रिया ने विक्रम को देखा, फिर उसके हाथ में पोछे को देखा। उसके होठों पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान गर्मजोशी से कोसों दूर बर्फ की तरह ठंडी थी। ब्लूज? उसने धीरे से पूछा। मुझे तो टैंगो ज्यादा पसंद है। यह कहते ही प्रिया का शरीर हरकत में आया। उसने विक्रम द्वारा बढ़ाए गए पोछे के डंडे को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। यह इतनी तेजी से हुआ कि विक्रम की आंखें फटी रह गईं। प्रिया ने पोछे के डंडे को एक लीवर की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर को अपनी ओर खींचा और साथ ही अपने दाहिने पैर से उसके टखने को सटीक रूप से फांसा दिया। आहा! संतुलन खोकर विक्रम का भारी शरीर आगे की ओर गिर गया। प्रिया ने उसके गिरने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसकी बांह को उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया। कड़क की एक भयानक आवाज के साथ विक्रम के मुंह से चीख निकल गई। आह! प्रिया ने उसकी मुड़ी हुई बांह को छोड़े बिना उसकी गर्दन को दबाकर उसे पूरी तरह से जमीन पर काबू कर लिया। फिर उसने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज बर्फ के सूजे की तरह ठंडी थी। ये टैंगो का पहला स्टेप है। जब कोई लीड करता है तो पार्टनर को फॉलो करना होता है ना? कक्षा में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने पानी डाल दिया हो। बच्चे अपनी आंखों के सामने हुए इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके मुंह खुले रह गए थे। जिस नई शिक्षिका के बारे में उन्होंने सोचा था कि वह रोएगी, चिल्लाएगी और भाग जाएगी, उसने 11वीं बी के एक्शन लीडर को सिर्फ 3 सेकंड में जमीन पर पटक दिया था। प्रिया ने विक्रम को काबू में रखते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाया और राहुल पाटिल को देखा, जो अभी भी उसी मुद्रा में बैठा था। राहुल की आंखें पहली बार थोड़ी सिकुड़ी। उसके उबे हुए चेहरे पर दिलचस्पी की एक बहुत हल्की सी झलक आई और चली गई। मैं प्रिया शर्मा हूं और आज से मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूं, उसने पूरी कक्षा की ओर ऐलान किया। और यह जगह अब कोई गंदा नाला नहीं है। आज से यह मेरा ऑपरेशन क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में मेरे नियम चलेंगे। किसी को कोई शिकायत है? कोई जवाब नहीं दे सका। जमीन पर पड़े विक्रम के कराहने की आवाज ही खामोशी को भर रही थी। प्रिया ने विक्रम की बांह को झटके से छोड़ा और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। फिर वह मेज पर वापस आई और उपस्थिति पुस्तिका खोली। पहला नियम, क्लास की घंटी बजते ही सब अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। ठीक उसी समय मुख्य भवन से कक्षा शुरू होने की घंटी की हल्की आवाज आई। बच्चे घबराकर एक
दूसरे को देखने लगे। प्रिया ने उपस्थिति पुस्तिका से नजरें हटाकर एक बार फिर कक्षा को देखा। बैठो। उस एक शब्द पर बच्चे मानो किसी शर्तिया प्रतिक्रिया की तरह हड़बड़ाकर अपनी अपनी जगहों पर बैठने लगे। कराहते हुए उठा विक्रम भी अपनी जगह पर जाकर गुस्से से सांस लेने लगा। सिर्फ एक व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हिला, राहुल पाटिल। वह अभी भी अपनी ठुड्डी टिकाए टेढ़ी मुद्रा में प्रिया को घूर रहा था, मानो वह अपने पूरे शरीर से कह रहा हो, तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती। प्रिया उसकी ओर चल पड़ी। टक 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 उसके जूतों की आवाज राहुल की मेज के पास आकर रुक गई। नाम? तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने हौंसते हुए सिर उठाया। क्यों, मेरा नाम लेकर हिलाना है क्या? यह एक घिनौना अपमान था। कक्षा की हवा एक बार फिर जम गई। कुछ ने अपनी थूक निगली और कुछ की आंखों में मजा आने की चमक थी। प्रिया की पलक भी नहीं झपकी। उसने झुककर खुद को राहुल की आंखों के स्तर पर ले आई और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने राहुल की मेज पर लगे स्टीकर पर, जहां उसका नाम लिखा था, अपनी उंगली से थप्पड़ पाया। राहुल पाटिल, उम्र 18, पिता मुंबई बंदरगाह पर गोदी मजदूर, मां 5 साल पहले घर छोड़कर चली गईं। मारपीट के 2 मामले, अभी प्रोबेशन पर हो। उसने उसकी सारी जानकारी ऐसे गिना दी मानो वह उसके आर पार देख सकती हो। लगता है मुंह चलाने में तुम बहुत माहिर हो, लेकिन आमतौर पर यह मुंह वो लोग चलाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता या जो बहुत डरपोक होते हैं। यह उनका आखिरी हथियार होता है। राहुल के चेहरे से हौंसी गायब हो गई। उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से कांपने लगीं। प्रिया ने उसके सबसे गहरे उस घाव को कुरेद दिया था जिसे वह किसी को नहीं दिखाना चाहता था। अगर तुम सच में ताकतवर होते तो तुम ऐसी घटिया उकसावे की जगह अपनी आंखों से बात करते। प्रिया सीधी खड़ी हो गई। खड़े हो जाओ, राहुल पाटिल। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। राहुल अनजाने में ही अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। आगे से अगर किसी ने भी मेरे लिए या इस कक्षा में किसी के लिए भी कोई यौन अपमान या व्यक्तिगत अपमान किया तो मैं उसे खुद सिखाऊंगी कि इंसान क्या होता है। शारीरिक संरचना से लेकर सामाजिक भूमिका तक, बहुत विस्तार से। समझ गए? उसकी नजर राहुल से होते हुए पूरी कक्षा पर गई। हाँ, राहुल के मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली। फिर जैसे कोई इशारा मिला हो, दूसरे बच्चे भी धीमी आवाज में जवाब देने लगे। हाँ मैडम। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट माध्यमिक विद्यालय की 11वीं बी कक्षा, जो एक छोड़े हुए बंदरगाह के पुराने लाइट हाउस की तरह थी, वहां आखिरकार एक नई रोशनी जली थी। लेकिन यह गर्मजोशी की रोशनी नहीं थी। यह एक ठंडी, तेज सर्चलाइट थी जो हर चीज के आर पार देख सकती थी। पहले दिन का शॉक ट्रीटमेंट कारगर रहा। 11वीं बी का शारीरिक शोर काफी कम हो गया। खुलेआम कुर्सियां फेंकना या कक्षा में सिगरेट पीना बंद हो गया। लेकिन यह बदलाव नहीं, बल्कि ठहराव था। जैसे जंगली जानवर एक नए शीर्ष शिकारी के आने पर अपनी सांस रोककर स्थिति का जायजा ले रहे हों। बच्चे अभी भी अपनी बंद दीवारों के अंदर से तेज आंखों से प्रिया को देख रहे थे। प्रिया ने उनकी दीवारों को सीधे तोड़ने की कोशिश नहीं की। सेना की टोही टुकड़ी का मूल सिद्धांत था निगरानी और सूचना एकत्र करना, दुश्मन की संख्या, स्थिति, मारक क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी कमजोरी का पता लगाए बिना जल्दबाजी में हमला करना आत्महत्या के बराबर था। उसके लिए 11वीं बी के बच्चे दुश्मन नहीं, बल्कि ऐसे लक्ष्य थे जिन्हें बचाना था। हिंदी की कक्षा में प्रिया ने पाठ्य पुस्तक के बजाय एक पतला सा प्रिंट आउट बांटा। उस पर सिर्फ एक आधुनिक कविता थी। शीर्षक और कवि का नाम हटा दिया गया था। बस इसे पढ़ो और जो भी महसूस हो एक वाक्य में लिखो। गाली भी चलेगी, चित्र भी चलेगा, लेकिन खाली पन्ना मत देना। खाली पन्ने का मतलब मैं यह समझूंगी कि मैं एक बेसुध इंसान हूं जिसके कोई विचार नहीं है। बच्चे बड़बड़ाते हुए प्रिंट आउट लेने लगे। ज्यादातर या तो सिर रखकर सो गए या खिड़की से बाहर घूरने लगे। लेकिन प्रिया उस दृश्य को भी ध्यान से देख रही थी। कौन किससे आंखें मिला रहा है, कौन पूरी तरह से अलग थलग है, किसकी उंगलियां हल्की कांप रही हैं। उसकी नजर एक 360 डिग्री रडार की तरह पूरी कक्षा को स्कैन कर रही थी। उसकी नजर एक जगह पर टिक गई। कक्षा में आगे कोने में खिड़की के पास एक सीट, एक छात्र जो हमेशा सिर झुकाए रहता था। उसका चेहरा भी ठीक से देखना मुश्किल था। सुमित जोशी। उपस्थिति पुस्तिका की तस्वीर में उसकी आंखें एक डरे हुए हिरण की तरह थीं। उसके दुबले शरीर पर ढीली ढाली वर्दी ऐसी लग रही थी मानो किसी और के कपड़े पहने हों। वह बी क्लास का आधिकारिक शिकार था। ब्रेक के समय विक्रम
और उसके दोस्त उसे घेर कर पैसे छीनते थे और गलियारे में कंधा टकरा जाने जैसी छोटी सी बात पर उसे लातें मारी जाती थीं। लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया, न ही कभी चिल्लाया। वह बस सारी हिंसा चुपचाप सह लेता था। अभी भी वह प्रिंटआउट लेकर पेन पकड़े हुए कांप रहा था। प्रिया की यह बात कि खाली पन्ना नहीं देना है उस पर एक बड़े दबाव की तरह महसूस हो रही थी। उसके चारों ओर एक अदृश्य दीवार थी। कोई उससे बात नहीं करता था और वह भी किसी से आंखें नहीं मिला पाता था। वह इस जंगल में खुद को एक अदृश्य इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था। कक्षा खत्म होने की घंटी बजी। प्रिया ने प्रिंट आउट ऐसे इकट्ठा किए जैसे ताश के पत्ते फेंट रही हो। ज्यादातर पन्नों पर या तो कुछ लिखा पढ़ी थी या बेमतलब के शब्द। बहुत बोरिंग है, भूख लगी है भ। शाबाश, एक छोटा सा वाक्य कहकर प्रिया कक्षा से बाहर निकल गई। उसके जाते ही बच्चे फिर से अपने शोर शराबे वाले माहौल में लौट आए और हमेशा की तरह विक्रम और उसके दोस्त सुमित की सीट की ओर बढ़ने लगे। ओए, पार्सल, आज का हफ्ता तैयार है? प्रिया कक्षा से बाहर तो निकल गई थी लेकिन दूर नहीं गई थी। वह गलियारे के कोने में छिपकर खुले हुए पिछले दरवाजे से कक्षा के अंदर की स्थिति देख रही थी। निगरानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुमित ने सिर हिलाकर मना किया। विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये साला, मैडम के सामने शरीफ बने रहने का मतलब ये नहीं कि मैं भोला बन गया हूं, समझा क्या? विक्रम का हाथ उठने ही वाला था। विक्रम सिंह। कक्षा के दरवाजे से एक बर्फीली आवाज आई। प्रिया वापस आ चुकी थी और दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ी थी। तुमने अभी जो प्रिंट आउट जमा किया उस पर लिखा था, ताकत ही इंसाफ है। विक्रम घबरा गया और अपना उठाया हुआ हाथ नीचे कर लिया। बच्चों की नजरें फिर से प्रिया पर टिक गईं। बड़ी अच्छी बात है, मैकियावेली ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन प्रिया धीरे धीरे कक्षा के अंदर आई। जिस ताकत की तुम बात कर रहे हो, क्या वह बस इतनी सी है? अपने से कमजोर को सताना और कुछ पैसे छीनना, इसे ताकत नहीं, छटपटाहट कहते हैं। यह तो गली के गुंडे करते हैं। वह विक्रम के सामने आकर रुक गई। 190 सेंटीमीटर के करीब के विशाल शरीर के सामने भी वह बिल्कुल नहीं झिझकी। असली ताकत तब निकलती है जब तुम अपने से कमजोर की रक्षा करते हो। अगर मैं अभी सुमित को बचाते हुए बाकी लोगों को ताकत से काबू कर लूं तो शायद वह ताकत होगी। लेकिन तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम उस सबसे आसान शिकार को परेशान कर रहे हो जिसकी किसी को परवाह नहीं है। शर्म नहीं आती? विक्रम का चेहरा लाल पीला हो गया। शर्म शब्द ने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। क्या कहा? सेना में सबसे कमजोर साथी का सामान बांटकर उठाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर एक भी सदस्य पीछे रह गया तो पूरी टीम खतरे में पड़ जाती है। वहां सच में जान दांव पर लगी होती है। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम अपने ही क्लास के एक साथी को खाई में धकेल रहे हो और इसी वजह से तुम्हारी पूरी क्लास को निकम्मा कहा जाता है। बेवकूफ कहीं के। प्रिया की नजरें विक्रम पर थीं, लेकिन उसकी बातें कक्षा में मौजूद हर किसी के लिए थीं। राहुल पाटिल अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसके कान निश्चित रूप से इसी तरफ थे। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा और सुमित के पास गई। उसने उसकी मेज पर रखा प्रिंटआउट उठाया जिसे वह जमा नहीं कर पाया था। उस पर कांपते हुए अक्षरों में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अदृश्य होना चाहता हूं। प्रिया ने उस कागज को चुपचाप मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने सुमित के कंधे को हल्के से थपथ पाया। सुमित, मेरे साथ आओ। वह सुमित को लेकर स्टाफ रूम की ओर चली गई। पीछे छूटी कक्षा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। विक्रम गुस्से पर काबू न कर पाने के कारण अपनी मुट्ठियां भींच रहा था और राहुल ने पहली बार खिड़की से नजरें हटाकर उस दरवाजे को देखा जहां से प्रिया और सुमित गए थे। स्टाफ रूम के बगल में खाली छात्र परामर्श कक्ष। प्रिया ने सुमित को एक कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने बैठ गई। सुमित सिर नहीं उठा पा रहा था और बस अपनी उंगलियों से खेल रहा था। अदृश्य क्यों होना चाहते हो? प्रिया ने पूछा। अगर तुम अदृश्य हो जाओगे तो तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। सुमित के कंधे कांप गए, लेकिन साथ ही कोई तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम वहां हो। प्रिया ने जेब से मोड़ा हुआ कागज निकाला और मेज पर फैला दिया। अदृश्य होना चाहता हूं, यह वाक्य फिर से सामने आ गया। यह तुम्हारा भेजा हुआ बचाव का संकेत है, एक SOS। सही है? सुमित ने काफी देर हिचकिचाने के बाद बहुत धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, सिग्नल मिल गया है। अब से जवाबी कार्रवाई शुरू होगी। प्रिया की आंखें एक प्रशिक्षक की तरह हो गईं। ऑपरेशन का नाम है
घोस्ट प्रोटोकॉल। यह एक ऑपरेशन है जो तुम्हें फिर से एक अदृश्य भूत बनने से रोकेगा। पहला प्रशिक्षण। अभी प्रार्थना से मेरे साथ आंखें मिलाकर 10 सेकंड तक टिके रहना है। शुरू करो। सुमित घबराकर सिर हिलाने लगा। वह किसी से भी आंखें मिलाने से बहुत डरता था। मैं नहीं कर सकता। एक सैनिक नहीं कर सकता नहीं कहता। वह कहता है कर सकता हूं या कोशिश करूंगा। तुम आम नागरिक हो, इसलिए कोशिश करूंगा तक की छूट है। फिर से आंखें मिलाओ और 10 सेकंड। असफल हुए तो तब तक दोहराएंगे जब तक सफल नहीं हो जाते। प्रिया की आवाज दृढ़ थी। सुमित ने रोते रोते जैसे तैसे धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें प्रिया की गहरी और स्थिर आंखों से मिली। 1 सेकंड, 2 सेकंड। सुमित की नजरें बेचैनी से कांप रही थीं। वह तुरंत नजरें हटाना चाहता था, लेकिन प्रिया की आंखों ने जैसे चुंबक की तरह उसकी नजरों को पकड़ रखा था। 5 सेकंड, 6 सेकंड। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा है, लेकिन अजीब तरह से उसकी आंखों में डांट या दया नहीं, बल्कि तुम कर सकते हो का एक दृढ़ विश्वास महसूस हो रहा था। 9 सेकंड, 10 सेकंड। सफल, प्रिया ने धीरे से कहा। सुमित ने तब जाकर एक लंबी सांस ली, जैसे उसका सारा तनाव दूर हो गया हो। यह सिर्फ 10 सेकंड थे, लेकिन उसे यह 10 साल जैसे लगे। कोई बड़ी बात नहीं है ना? दूसरा प्रशिक्षण। कल सुबह जब कक्षा में आओगे तो गलियारे के आखिर से ही छाती चौड़ी करके और सामने देखकर चलना। अगर किसी से आंखें मिलें तो हटाना मत। बस 1 सेकंड और देखना, और फिर अपने रास्ते चले जाना। कर सकते हो? सुमित हिचकिचाया, लेकिन अभी मिले 10 सेकंड के सफलता के अनुभव ने उसके मन में साहस का एक छोटा सा बीज बो दिया था। उसने बहुत धीरे से लेकिन स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कक्षा में वापस जाओ। जब सुमित परामर्श कक्ष से बाहर निकला तो उसकी पीठ आते समय से थोड़ी अलग थी। उसके झुके हुए कंधे थोड़े सीधे हो गए थे। प्रिया परामर्श कक्ष में अकेली रह गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैदान में शारीरिक शिक्षा की कक्षा चल रही थी। बच्चों की चीखें हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं। उसने सुमित के प्रिंटआउट और विक्रम के प्रिंटआउट को मेज पर अगल बगल रखा। अदृश्य होना चाहता हूं और ताकत ही इंसाफ है। ये दो बिल्कुल अलग वाक्य असल में एक ही बात के अलग अलग रूप थे। दोनों ही इस जंगल जैसी कक्षा में जीवित रहने की एक हताश रणनीति थे। और फिर उसने एक और प्रिंटआउट निकाला। यह राहुल पाटिल का था। उसके कागज पर कोई वाक्य, कोई गाली, कोई चित्र नहीं था। बस पेन से जोर से दबाकर बनाया गया एक काला बिंदु था। एक गहरा, खोखला बिंदु जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेने वाला लग रहा था। यह न तो गुस्सा था, न ही निराशा। यह दुनिया के प्रति पूरी तरह से उदासीनता या शायद खुद के प्रति एक गहरे शून्य जैसा लग रहा था। प्रिया ने उस काले बिंदु पर धीरे धीरे अपनी उंगली फिराई। सबसे खतरनाक लक्ष्य, फटने की कगार पर खड़े बम से ज्यादा खतरनाक एक ऐसा बारूदी सुरंग होता है जिसके अंदर का हाल पता न हो। राहुल पाटिल नामक इस बारूदी सुरंग को कैसे निष्क्रिय किया जाए? प्रिया की नजरें और गहरी हो गईं। मुंबई के धूसर आसमान के नीचे उसकी असली जंग अब शुरू होने वाली थी। ऑपरेशन घोस्ट प्रोटोकॉल चुपचाप लेकिन लगातार चल रहा था। सुमित प्रिया के निर्देशों के अनुसार हर सुबह छाती चौड़ी करके गलियारे में चलता। शुरुआत में यह अजीब और मरने जैसा लगता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे इसकी आदत होने लगी। विक्रम और उसके दोस्त अभी भी उसे परेशान करते थे, लेकिन वे जानते थे कि प्रिया कक्षा के अंदर और बाहर से अपनी तेज आंखों से देख रही है, इसलिए वे पहले की तरह खुली हिंसा नहीं कर पाते थे। इसके बजाय उनका उत्पीड़न और चालाकी भरा और गुप्त हो गया। सामान छिपाना या पीछे से धीमी आवाज में गाली देना। प्रिया यह सब जानती थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में हस्तक्षेप नहीं किया। अभी सुमित को जरूरत से ज्यादा सुरक्षा की नहीं, बल्कि खुद लहरों का सामना करने की ताकत विकसित करने की थी। इसके बजाय उसने सुमित को दूसरे तरीकों से समर्थन दिया। सुमित, यह कविता की किताब एक बार पढ़कर देखो, दुष्यंत कुमार की साये में धूप। इसमें तुम्हारे लिखे वाक्य अदृश्य होना चाहता हूं जैसा कुछ मिल सकता है। ढूंढ कर देखो। उसने ब्रेक के समय धीरे से उसके पास जाकर एक पुरानी कविता की किताब दी। सुमित ने अनिच्छा से किताब ले ली। उस दोपहर वह मेज पर सिर रखकर एक कविता की आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा था। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। एक पल के लिए उसके दिल में कुछ छू जाने का एहसास हुआ। शर्मिंदगी।
यह भावना जो हमेशा उसे दबाए रखती थी, एक महान कवि ने भी उसे वैसा ही महसूस किया था। इस बात से उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रिया शर्मा नाम की यह इंसान उसे एक समस्या या पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ सुमित के रूप में देख रही है। दूसरी ओर 11वीं बी का सरगना राहुल पाटिल प्रिया के हर काम को शक भरी नजरों से देख रहा था। उसने पहले ही दिन समझ लिया था कि प्रिया दूसरे शिक्षकों से बिल्कुल अलग इंसान है। वह न तो बच्चों से डरती थी और न ही उनकी चापलूसी करती थी। वह बस लक्ष्य निर्धारित करती और योजना के अनुसार काम करती थी, जैसे कोई अच्छी तरह से तैयार सैन्य अभियान चला रही हो। राहुल को ऐसी प्रिया अच्छी नहीं लगती थी। बी क्लास उसका साम्राज्य था। भले ही वह एक सड़ा गला खंडहर जैसा साम्राज्य हो, लेकिन उसके अंदर उसके नियम ही कानून थे। लेकिन प्रिया ने आकर उस व्यवस्था को हिला दिया था। खासकर सुमित जैसे सबसे निचले स्तर के बच्चे पर ध्यान देना उसे सबसे ज्यादा नागवार गुजरा था। कमजोर का सफाया हो जाना ही जंगल का नियम था, और यही दुनिया का एकमात्र नियम था जिसे राहुल जानता था। उस दोपहर आखिरी पीरियड खत्म होने के बाद जब सब अपना बैग पैक कर रहे थे, राहुल के समूह का एक लड़का सुमित की सीट पर गया और जबरदस्ती उसकी मेज की दराज खोल दी। देखें तो इस साले ने आज क्या चुराया है। दराज के अंदर से प्रिया द्वारा दी गई दुष्यंत कुमार की कविता की किताब नीचे गिर गई। वाह, हमारा डरपोक अब किताबें भी पढ़ता है। अरे यह क्या है? उस छात्र ने किताब को अपने पैर से मारते हुए हौंसा। सुमित का चेहरा पीला पड़ गया था और वह कुछ भी कहे बिना बस अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। उसी क्षण कक्षा से बाहर जाने वाला राहुल उस दृश्य को देखकर रुक गया। बस कर, राहुल के धीमे से कहे एक शब्द पर मजाक कर रहे छात्र की हरकतें रुक गईं। राहुल, इसे छोड़ दे, जाने दे, राहुल ने चिढ़कर कहा और कक्षा से बाहर चला गया। कारण पता नहीं था। शायद वह बस प्रिया की चीज को छूना नहीं चाहता था, या शायद वह ऐसे घटिया मजाक में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन नतीजतन उसने सुमित को बचा लिया था। पीछे छूटे छात्र हैरान होकर एक दूसरे को देखते रहे और फिर शर्मिंदा होकर तितर बितर हो गए। सुमित ने कांपते हाथों से जमीन पर पड़ी किताब उठाई और अनजाने में ही वह उस पिछले दरवाजे को घूरने लगा जहां से राहुल गया था। उस रात प्रिया स्टाफ रूम में अकेली बैठकर बच्चों के रिकॉर्ड फिर से देख रही थी। यह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं थे, वह हर छात्र के पारिवारिक माहौल, दोस्तों के साथ संबंध और पिछले समस्याग्रस्त व्यवहार को जोड़कर उनके मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का विश्लेषण कर रही थी। जैसे कोई ऑपरेशन का नक्शा बना रही हो, वह 11वीं बी नामक इस जटिल भूभाग को अपने दिमाग में चित्रित कर रही थी। तभी स्टाफ रूम का दरवाजा धीरे से खुला। राहुल था। उसने स्कूल की वर्दी भी नहीं बदली थी और उसके चेहरे पर एक नया चोट का निशान साफ दिख रहा था। शराब की हल्की गंध भी आ रही थी। क्या बात है? इस समय प्रिया ने बिना किसी हैरानी के पूछा। सिगरेट है, राहुल ने रूखेपन से पूछा। एक स्कूल शिक्षक से सिगरेट मांगना एक बेतुकी मांग थी। प्रिया चुपचाप अपनी जगह से उठी और खिड़की खोल दी। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और पुराने कागजों की गंध को बिखेर दिया। नहीं है, मैं सिगरेट नहीं पीती। धत्त, राहुल ने गाली बकी और मुड़ने लगा। चेहरे पर जो चोट है वह सम्मानजनक है या कुत्ते जैसी? प्रिया के सवाल पर राहुल के कदम रुक गए। क्या? सेना में हम छोटों को दो तरह से बांटते हैं, प्रशिक्षण के दौरान या किसी साथी को बचाते हुए लगी चोट जीवन भर के लिए एक गर्व का पदक बन जाती है, उसे सम्मानजनक चोट कहते हैं। लेकिन शराब पीकर लड़ना या कोई कायरतापूर्ण काम करते हुए लगी चोट जीवन भर की शर्मिंदगी बन जाती है, वह कुत्ते जैसी चोट है। मैंने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर कौन सी वाली है? राहुल धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें एक जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। तुम होती कौन हो? तुम्हारी क्लास टीचर। हाँ, क्लास टीचर। बकवास मत करो, तुम भी दूसरे शिक्षकों की तरह कुछ महीने टिकोगी और फिर भाग जाओगी। सब एक जैसे होते हैं, दिलचस्पी दिखाने का नाटक, परवाह करने का नाटक, लेकिन आखिर में सब अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं। उसकी आवाज में गहरा व्यंग्य और अविश्वास था। यह मां के घर छोड़कर जाने और पिता की हिंसा के बीच सीखा गया दुनिया के प्रति एक रक्षा कवच था। हाँ, हो सकता है, प्रिया ने आश्चर्यजनक रूप से आसानी से स्वीकार कर लिया। मैं भी एक दिन चली जाऊंगी। मैं जीवन भर तुम्हारी क्लास टीचर नहीं रह सकती। महत्वपूर्ण यह है कि जब तक मैं यहां हूं, मैं क्या करती हूं। वह राहुल के करीब आई।
शराब की गंध में मिली उसकी बेचैन महक महसूस हो रही थी। राहुल, तुमने आज सुमित की मदद क्यों की? मैंने क्या किया? तुमने कहा बस कर, इसीलिए सुमित और नहीं पिटा। यह सच है। शोर हो रहा था, इसलिए कहा। नहीं, मैंने कुछ और देखा। प्रिया ने उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम डर रहे हो कि मेरे बनाए गए नियम, यह नया संतुलन टूट जाएगा। अगर मैं सुमित जैसे सबसे कमजोर को बदल दूं, तो तुम्हारी दुनिया की नींव हिल जाएगी। इसलिए तुम मेरे तरीके से व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे, यह दिखाने के लिए कि सुमित की जिंदगी और मौत का अधिकार मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है। सही है? राहुल कुछ नहीं कह सका। प्रिया ने उसके मनोविज्ञान को सटीक रूप से पढ़ लिया था। वह भ्रमित था। यह औरत आखिर है कौन? वह इतनी जिद से उसके अंदर क्यों झोंक रही है? तुम्हारे अंदर जो ताकत है, जो गुस्सा है, वह बुरा नहीं है। यह एक अच्छा ईंधन बन सकता है, लेकिन अभी तुम उस ईंधन का इस्तेमाल खुद को जलाने में कर रहे हो। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को हल्के से पकड़ा। राहुल अनजाने में ही कांप गया। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार किसी का गर्म हाथ उसे कब छुआ था। कब तक अपने पिता की परछाई में और भाग गई मां के प्रति नफरत में जीते रहोगे? वह तुम्हारी जिंदगी नहीं है, वह तो बस कचरा है। चुप रहो। राहुल ने उसका हाथ झटके से हटा दिया। तुम जानती क्या हो जो बकवास कर रही हो? उसकी आंखें लाल हो गई थीं, मानो उसके कसकर बंद किए हुए घाव का दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया गया हो। वह बेकाबू गुस्से में था। वह चाहता था कि सामने खड़ी इस औरत को अभी मार गिराए, लेकिन अजीब तरह से उसका शरीर हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें, जो बिल्कुल नहीं कांप रही थीं, उसकी सारी हिंसा को दबा रही थीं। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, प्रिया एक कदम पीछे हटते हुए बोली, लेकिन मैं यह जानती हूं, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम सच में एक निकम्मा बन जाओगे, ठीक अपने पिता की तरह, जिससे तुम इतनी नफरत करते हो, या शायद उससे भी बदतर। क्या तुम ऐसा बनना चाहते हो? उसका आखिरी वाक्य एक खंजर की तरह राहुल के सीने में चुभ गया। पिता की तरह, यह वह श्राप था जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। राहुल अब और कुछ नहीं बोला और भागते हुए स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। गलियारे में गूंजते उसके भारी कदमों की आवाज दूर होती गई। प्रिया ने उसके जाने के बाद कुछ देर दरवाजे को देखा, फिर खिड़की के पास चली गई। दूर मुंबई बंदरगाह की क्रेनें अंधेरे में विशालकाय क्रॉस की तरह खड़ी थीं। बंदरगाह की रात गहरी और शांत थी, लेकिन 11वीं बी नामक इस छोटी सी दुनिया में अब तूफानी लहरें उठने लगी थीं। राहुल के मन में एक बहुत छोटी लेकिन स्पष्ट दरार पड़ गई थी। प्रिया ने उस दरार की शुरुआत को नजरअंदाज नहीं किया। अब से असली घुसपैठ का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। राहुल रात भर ठीक से सो नहीं पाया। प्रिया ने उसके सीने में जो खंजर घोंपा था, वह रात भर उसके अंदर चुभता रहा। पिता की तरह बन जाओगे, यह बात एक श्राप की तरह उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन जब वह स्कूल आया तो वह पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा और उदास लग रहा था, जैसे कोई घायल भेड़िया अपने आसपास की हर चीज से सतर्क हो। उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत थी, मानो कोई भी पास आया तो उसे काट खाएगा। उसके इस बदलाव को सबसे पहले विक्रम सिंह और उसके गिरोह ने महसूस किया। वे राहुल का मिजाज भांपकर पहले की तरह सुमित को परेशान करने या मजाक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। राहुल द्वारा पैदा किया गया निम्न दबाव 11वीं बी की पूरी कक्षा पर हावी हो गया था। जब प्रिया कक्षा में आई तो उसने उस भारी बोझिल हवा को तुरंत महसूस कर लिया। वह चुपचाप अपनी मेज पर खड़ी हुई। फिर उसने बीम प्रोजेक्टर चालू किया। स्क्रीन पर उफनती लहरों वाले कीचड़ भरे तट और समुद्र तट की एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाई दी। आज की कक्षा इसी पर होगी, प्रिया ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। यह एक टीम प्रोजेक्ट है। विषय है अस्तित्व। अगर तुम लोग एक निर्जन द्वीप पर फंस जाओ तो तुम कैसे जीवित रहोगे, इसकी एक विस्तृत योजना बनाकर प्रस्तुत करनी है। पानी का स्रोत ढूंढना, भोजन का प्रबंध करना, आश्रय बनाना, बचाव का संकेत देने के तरीके, सब कुछ 4 लोगों की टीम में बनाऊंगी। कक्षा में एक पल के लिए हलचल मच गई। अरे यार, यह सब बकवास क्यों? इससे अच्छा तो भूखे मर जाएंगे। यहां वहां से बड़बड़ाने की आवाजें आने लगीं। खासकर टीम बनाने की बात पर ज्यादा आपत्ति थी। उन्हें अपनी टोलियों में रहना पसंद था। प्रिया ने बच्चों की शिकायतों को नजरअंदाज किया और स्क्रीन पर टीमों की सूची दिखा दी। सूची उसकी सोची समझी गणना के आधार पर बनाई गई थी। राहुल और विक्रम जैसे सरगनाओं को जानबूझकर अलग कर दिया गया था। और सबसे नाटकीय संयोजन था चौथी टीम। राहुल पाटिल,
सुमित जोशी और 2 और छात्र जिनका कक्षा में कोई वजूद नहीं था। सूची देखते ही राहुल का चेहरा ठंडा पड़ गया। पूरी कक्षा हैरान थी। यह राजा और गुलाम को एक ही टीम में रखने जैसा था। विक्रम ने सीधे तौर पर विरोध किया, मैडम, यह ठीक नहीं है। लेकिन प्रिया की पलक भी नहीं झपकी। कोई आपत्ति है तो अकेले करो, अकेले 4 लोगों का काम करो और अकेले ही प्रस्तुति दो तो मैं नंबर दे दूंगी। बस काम 4 गुना हो जाएगा। कोई है जो कर सकता है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो तय किए गए अनुसार काम करो। आज से 1 हफ्ते बाद प्रस्तुति होगी। जानकारी जुटाने के लिए हम एक फील्ड ट्रिप करेंगे। इस शनिवार को सायन किले पर मिलेंगे। वहां हम सीधे जमीन और माहौल को देखकर अपनी योजना बनाएंगे। सायन का किला बच्चों के लिए यह बस एक पुरानी, भूली, बिसरी जगह थी। अस्तित्व जैसे गंभीर विषय के साथ इस जगह का चुनाव उन्हें अजीब लगा। सायन का किला क्या तुम्हें मजाक लगता है? वह जगह मराठा, पुर्तगाली युद्धों के दौरान एक महत्वपूर्ण युद्ध स्थल थी। कई सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस तट पर कदम रखा था। जिस जमीन पर तुम घूमते हो वह किसी के लिए अस्तित्व की एक क्रूर लड़ाई का मैदान थी। उस इतिहास को याद करते हुए उस जगह को देखोगे तो शायद कुछ नया नजर आएगा। जो नहीं आएगा उसके नंबर कटेंगे। बस। प्रिया ने एक तरफा घोषणा की और कक्षा से बाहर चली गई। पीछे छूटी कक्षा में पूरी तरह से अराजकता थी। खासकर चौथी टीम का माहौल सबसे खराब था। राहुल मेज पर लगभग लेट गया था और चुप था, और बाकी 2 छात्र डरे हुए सुमित और राहुल का मुंह देख रहे थे। सुमित के लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ब्रेक होते ही सुमित भागकर शौचालय की ओर चला गया। ठंडे पानी से मुंह धोते हुए उसने एक लंबी सांस ली। तभी आईने में एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी। विक्रम था। ओए सुमित, तूने मैडम पर कोई जादू किया है क्या? कैसे राहुल के साथ एक ही टीम में आ गया? विक्रम ने सुमित का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। तेरी वजह से हमारे राहुल भाई का मूड खराब हो गया। अब क्या करेगा? बेहरामी। मुक्का उड़ने ही वाला था। छोड़ दो। एक मच्छर की भिनभिनाहट जैसी आवाज थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सुमित के मुंह से निकली थी। विक्रम हैरान होकर सुमित को देखने लगा। क्या यह साला पागल हो गया है क्या? फिर से बोल। कहा ना, छोड़ दो। सुमित ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और चिल्लाया। यह घोस्ट प्रोटोकॉल प्रशिक्षण का परिणाम था। भले ही वह डर से कांप रहा था, लेकिन उसने पहली बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। बेशक इसका परिणाम भयानक था। लगता है तुझे सच में मरने का शौक है। विक्रम का मुक्का सुमित के पेट पर पड़ा। उफ की आवाज के साथ सुमित जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। विक्रम का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह कुछ और लाते मारने वाला था। तभी शौचालय के दरवाजे पर कोई खड़ा था। राहुल पाटिल। वह भावहीन चेहरे से यह सब देख रहा था। विक्रम घबराकर रुक गया। राहुल, ये साला तेरे सामने जबान चला रहा था। मैं तो बस। राहुल ने बिना कुछ कहे विक्रम को पार किया और सिंक के पास चला गया और हाथ धोने लगा। जैसे शौचालय में विक्रम और सुमित मौजूद ही न हो, लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही हिंसा रुक गई थी। विक्रम अब और सुमित को नहीं छू सका और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ शौचालय से बाहर चला गया। अकेले रह गए राहुल ने आईने के जरिए जमीन पर पड़े कराहते हुए सुमित को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक बहुत हल्की सी हलचल हुई थी। कमजोर का सफाया हो जाता है, यह उसकी दुनिया का नियम था। लेकिन प्रिया उस नियम के खिलाफ जाकर कमजोर को उठाने की कोशिश कर रही थी, और अब तो वह कमजोर खुद उस नियम का विरोध करते हुए टूट रहा था। वह भ्रमित था। क्या सही है, इस स्थिति को कैसे समझा जाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से हाथ धोए और जमीन पर पड़े सुमित के चश्मे को अपने पैर के अंगूठे से हल्के से उसकी ओर खिसका दिया और शौचालय से बाहर चला गया। उसने खुद उठाकर नहीं दिया, लेकिन उसे कुचलकर भी नहीं गया। यह इस समय राहुल की तरफ से की जा सकने वाली सबसे बड़ी अभिव्यक्ति थी। शनिवार, मिलने की जगह सायन किला। प्रिया तय समय से 10 मिनट पहले ही पहुंचकर छात्रों का इंतजार कर रही थी। एक एक करके छात्र आने लगे। ज्यादातर ऐसे कपड़े पहनकर आए थे जैसे फील्ड ट्रिप पर नहीं बल्कि घूमने आए हों। उनमें राहुल भी था। उसके न आने की उम्मीद के विपरीत वह समय पर पहुंच गया था। बेशक उसके चेहरे पर दुनिया भर की बोरियत थी, लेकिन सुमित कहीं नजर नहीं आ रहा था। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, वह नहीं आया। बच्चों में कानाफूसी शुरू हो गई। मैडम, सुमित नहीं आ रहा है, हम लोग शुरू करते हैं। प्रिया ने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला और फोन मिलाया।
घंटी जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने राहुल की ओर देखा। राहुल ने जानबूझकर उसकी नजरों से बचने की कोशिश की। इंतजार करेंगे, प्रिया के दृढ़ स्वर पर बच्चों की शिकायतें शुरू हो गईं। अरे क्यों, एक लड़के के लिए हम सब अपना समय बर्बाद करें? मैंने कहा था, यह टीम प्रोजेक्ट है, सभी का आना अनिवार्य है। सेना में हम पीछे छूटे साथी को छोड़कर नहीं जाते। या तो हम उसे बचाकर लाते हैं, या कम से कम उसका शव लेकर लौटते हैं। यही टीम होती है। उसकी आवाज में कक्षा से अलग एक भारीपन था। बच्चे अब और शिकायत नहीं कर सके और चुप हो गए। समय बीतता गया। 30 मिनट, 40 मिनट। जब सब थकने लगे तो दूर से कोई लंगड़ाता हुआ आता दिखाई दिया। सुमित था। उसके चेहरे पर कल की मार का नीला निशान था और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। माँ, माफ करना, सुमित ने हांफते हुए सिर झुकाया। मैं गलत बस में चढ़ गया था। साफ झूठ लग रहा था। यह स्पष्ट था कि वह घर से निकलने तक सैकड़ों बार हिचकिचाया होगा और डर से लड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से कदम बढ़ा पाया होगा। विक्रम सहित कुछ बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। साला बस भी ठीक से नहीं पकड़ सकता। प्रिया सुमित के पास गई और उसके कंधे को देखा। ठीक हो? जी ठीक हूं। ठीक है, देर से आए, लेकिन आए, यह जरूरी है। चौथी टीम, अब सब आ गए हैं। उसने बिना कुछ हुए राहुल और सुमित वाली चौथी टीम को देखा। तुम्हारी टीम का पहला मिशन, अभी से 1 घंटे के अंदर सायन किले की सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर आसपास के इलाके का जायजा लो और पानी और भोजन के 3 संभावित स्रोत ढूंढकर नक्शे पर निशान लगाओ। और सबसे जरूरी बात, प्रिया ने सुमित और राहुल को बारी बारी से देखते हुए कहा, टीम के किसी भी सदस्य को पीछे मत छोड़ना। खासकर जिस सदस्य की तबीयत ठीक न हो, उसका ध्यान रखना। यह तुम्हारी पूरी टीम की जीवित रहने की क्षमता का मूल्यांकन है। शुरू करो। राहुल का चेहरा बिगड़ गया। यह लंगड़ाते हुए सुमित का ध्यान रखने का एक खुला निर्देश था। उसने एक गाली बकी और सबसे आगे चलने लगा। बाकी 2 सदस्य भी मजबूरन उसके पीछे हो लिए। सुमित अकेला पीछे रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जाओ, प्रिया ने उसकी पीठ को हल्के से धकेला। तुम्हारे होने से ही चौथी टीम मिशन पूरा कर सकती है। तुम अब अदृश्य इंसान नहीं हो, तुम टीम का हिस्सा हो। सुमित लड़खड़ाते हुए राहुल के पीछे चला। दूर जाते हुए उन 4 लोगों की पीठ बहुत असुरक्षित लग रही थी, जैसे कोई टूटने वाली नाव हो। लेकिन प्रिया बस चुपचाप देखती रही। एक दरार पड़ी हुई नाव में पहले पानी की एक छोटी सी धार आती है और अंत में वह पूरे जहाज को डुबो देती है। राहुल पाटिल नामक इस मजबूत नाव में सुमित जोशी नामक पानी की एक छोटी सी धार अब बस छूने लगी थी। यह लहर क्या परिणाम लाएगी, वह चुपचाप देख रही थी। सायन किले की ऊंचाई की ओर जाने वाला रास्ता उम्मीद से ज्यादा कठिन था। राहुल जानबूझकर तेजी से आगे बढ़ रहा था और बाकी 2 टीम के सदस्य भी उसे पकड़ने की कोशिश में हांफते हुए चल रहे थे। स्वाभाविक रूप से सुमित पीछे रह गया। वह अपने लंगड़ाते पैर से चढ़ाई चढ़ते हुए कई बार गिरने से बचा। हर बार उसे ऐसा लगता मानो कोई उस पर हौंस रहा हो। ऊपर एक बेंच पर सबसे पहले पहुंचकर राहुल ने अपने कानों में ईयरफोन लगा लिए और बैठ गया, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह न हो। कुछ देर बाद हांफता हुआ सुमित पहुंचा और उसका मिजाज देखकर दूर खड़ा हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। ओए, राहुल ने ईयरफोन निकालते हुए कहा, तुझे इन लोगों से पिटने में मजा आता है क्या? क्या बेचारा बनकर मैडम का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है क्या? तू जितना गिड़गिड़ाता है वे उतना ही मजा लेते हैं। पता नहीं क्या? सच में तू एक नंबर का फट्टू है। यह एक ठंडा जहरीला ताना था। सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया। मदद करने के बजाय यह उसके घावों को कुरेदने जैसा था। मैं वैसा नहीं हूं। क्या नहीं है? तेरी आंखें, तेरी हरकतें सब चीख चीख कर कह रही हैं मुझे मारो। ऐसे जीने से तो अच्छा है एक बार ठीक से लड़कर मर जाऊं। राहुल ने यह कहकर फिर से ईयरफोन लगा लिए। सुमित कुछ नहीं कह सका और सिर झुका लिया। उसी क्षण उसके अंदर कुछ टूट गया। प्रिया द्वारा बनाई गई साहस की छोटी सी दीवार राहुल के एक वाक्य से ढहती हुई महसूस हुई। ऐसे ही एक नरक जैसे घंटे के बाद बच्चे वापस मिलने की जगह पर जमा हुए। ज्यादातर टीमों ने इंटरनेट से खोजी गई जानकारी को मोटे तौर पर नक्शे पर बना दिया था, लेकिन प्रिया जानकारी से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रही थी कि टीम गतिविधि के दौरान उनके रिश्ते कैसे बदले। खासकर पूरी तरह से मुरझाए हुए सुमित और उसे नजरअंदाज करते राहुल की जोड़ी को उसने देख लिया था। फील्ड ट्रिप खत्म होने के बाद जब सब बिखर रहे थे,
सायन किले के पास एक पुरानी बस्ती की गली से कुछ जाने पहचाने चेहरे निकले और राहुल का रास्ता रोक लिया। पुरानी मोटरसाइकिलों पर बैठे 20 साल के आसपास के लड़के थे। ये वे लोग थे जो पोर्ट ट्रस्ट स्कूल से या तो निकाल दिए गए थे या स्नातक होने के बाद भी इलाके में घूमकर छोटी मोटी चोरियां करते थे। उनके नेता जैसे लड़के ने टेढ़ी सिगरेट मुंह में दबाए राहुल से कहा, ओह राहुल, यहां कैसे? स्कूल की जिंदगी कैसी चल रही है? छोटू भाई। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। छोटू भाई पोर्ट ट्रस्ट स्कूल का एक कुख्यात पूर्व छात्र था। अब वह इलाके के गुंडों का सरदार बना हुआ था। सुना है हमारा राहुल आजकल नई मैडम के नीचे एक अच्छा छात्र बनने का नाटक कर रहा है। छोटू भाई ने हौंसते हुए राहुल के कंधे पर थप्पड़ पाया। स्कूल में बोर होने से अच्छा है भाई के साथ एक मजेदार काम कर। पास के कॉलेज के लड़के हमारे इलाके में बहुत उछल रहे हैं। आज रात उनकी धुलाई करनी है। तू भी आ और अपना जलवा दिखा। यह लड़ाई में शामिल होने का एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे मना करना मुश्किल था। राहुल के साथ रहने वाले कुछ लड़के तो उत्साहित हो गए, लेकिन राहुल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। प्रिया की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। कुत्ते जैसी छोट, क्यों? अब डर लगता है क्या? उस मैडम से डरता है? छोटू भाई ने उसके स्वाभिमान को ललकारा। ठीक उसी समय, मेरे छात्र से कोई काम है क्या? प्रिया न जाने कब उनके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वह बिखरते छात्रों को देख रही थी और इस स्थिति को देखकर पास आ गई थी। छोटू भाई के गिरोह की नजरें एक साथ उसकी ओर घूम गईं। ओहो, तो यह है वो मशहूर सेना वाली मैडम। फिगर तो अच्छा है, हमारे साथ भी खेलोगी क्या? खुली छेड़खानी के साथ घटिया हौंसी की आवाजें गूंजने लगीं। बी क्लास के बच्चे तनाव में यह सब देख रहे थे। राहुल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। राहुल समेत मेरे सभी छात्र अब घर जा रहे हैं। रास्ता रोको मत और हटो। प्रिया की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक तीखी चेतावनी थी। और अगर न हटें तो? छोटू भाई मोटरसाइकिल से उतरकर उसके सामने आ गया। 180 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा, शरीर पर टैटू, एक डरावना रूप। मैडम, क्या तुम्हें लगता है कि हम औरत समझकर छोड़ देंगे? यह स्कूल नहीं है। जैसे ही उसने प्रिया के कंधे को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, प्रिया का शरीर अपने आप हरकत में आया। उसने छोटू भाई की कलाई पकड़ी और साथ ही उसके शरीर के अंदर की ओर घुस गई। फिर उसने उसकी कोहनी के जोड़ को अपने कंधे के ऊपर मोड़ दिया। यह सेना में सिखाई जाने वाली हाथापाई की एक बुनियादी तकनीक थी, लेकिन उसकी गति और सटीकता का स्तर अलग था। आहा! चीख के साथ छोटू भाई का शरीर मुड़ गया। प्रिया ने उसकी बांह को काबू में रखते हुए उसके कान में फुसफुसाया, तुम जैसे सैकड़ों लोगों को मैंने प्रशिक्षण के दौरान देखा है। बस हवा में उड़ने वाले बच्चे, जिन्हें असली लड़ाई का मतलब भी नहीं पता। तुम जो करते हो वह लड़ाई नहीं, बस गुंडागर्दी है, जिसके परिणाम की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते। ऐकू! छोटू भाई के साथी उस पर झपटने वाले थे। रुको! प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज में एक प्रशिक्षक का रौब था, जिसने उन गुंडों के कदमों को एक पल के लिए रोक दिया। तुम लोग जानते हो कि अगर तुमने मुझे यहां छुआ तो क्या होगा? विशेष हमला, सरकारी काम में बाधा। जिसका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, उसे भी कम से कम प्रोबेशन होगी। तुम्हारा नेता मेरे हाथ में है और आसपास बहुत सारे सीसीटीवी हैं। और पुलिस, जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, को बुलाने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। क्या तुम अपनी जिंदगी यहीं खत्म करना चाहते हो? उसने सिर्फ शारीरिक बल का ही नहीं, बल्कि स्थिति के सार और परिणामों को सटीक रूप से बताकर उनके दिमाग को पंगु बना दिया था। गुंडे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और एक दूसरे को देखने लगे। वे हिंसा के आदी थे, लेकिन इस तरह की स्थिति पर नियंत्रण के सामने वे लाचार थे। प्रिया ने छोटू भाई को जोर से धक्का दिया। मेरे छात्रों के पास दोबारा भटकते दिखे तो अगली बार पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। समझ गए तो अभी दफा हो जाओ। छोटू भाई अपनी मुड़ी हुई बांह को पकड़कर गुस्से में प्रिया को घूरने लगा, लेकिन वह विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने एक गाली बकी और अपने साथियों को लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। गली में सिर्फ सन्नाटा रह गया। 11वीं बी के बच्चे अपनी आंखों के सामने हुए इस दृश्य को बस देखते रह गए। खासकर राहुल सबसे ज्यादा हैरान लग रहा था। वह हमेशा मानता था कि ताकत ही सब कुछ है, मुक्के और हिंसा, लेकिन प्रिया ने एक अलग तरह की ताकत दिखाई थी। स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता, डोयथू के मनोविज्ञान को समझने की रणनीति और सबसे बढ़कर अपने छात्रों की रक्षा करने का एक अटूट इरादा। प्रिया ने अपनी अस्त व्यस्त साड़ी को ठीक किया और छात्रों की ओर मुड़कर कहा, क्या देख रहे हो? निकलो सब, ध्यान से घर जाओ।
बच्चे जैसे किसी इशारे पर तितर बितर हो गए। राहुल भी चुपचाप मुड़ा और चलने लगा। उसका दिमाग फटने को हो रहा था। प्रिया ने छोटू भाई से जो बातें कही थीं वे लगातार गूंज रही थीं। गुंडागर्दी, जिम्मेदारी, जिंदगी। जब वह बस स्टॉप की ओर जा रहा था, कोई उसके पीछे आया। सुमित था। पीछे क्यों आ रहा है? राहुल ने रूखेपन से पूछा। धन्यवाद। किस लिए? अभी किले पर जो तुमने कहा वह सही था। सुमित ने सिर झुकाए हुए कहा। मैं सच में एक फट्टू हूं। मार खाना, बेचारा दिखना, सब सही था। इसीलिए धन्यवाद। कम से तुमने मुझे यह बताया तो। राहुल ने कुछ नहीं कहा। सुमित की बात अप्रत्याशित थी। डांट के बजाय यह एक धन्यवाद था। सुमित ने और कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर नमस्ते किया और लंगड़ाता हुआ दूसरी दिशा में चला गया। राहुल अकेला खड़ा उसकी जाती हुई पीठ को काफी देर तक देखता रहा। एक अनियोजित बाहरी हमले ने 11वीं बी नामक इस द्वीप में अप्रत्याशित बदलाव ला दिए थे। राहुल के मजबूत विश्व दृष्टि में एक और बड़ी दरार पड़ गई थी और हमेशा सहमा रहने वाला सुमित पहली बार अपने घावों का सामना करने लगा था। कमांडर प्रिया शर्मा ने इस पूरी स्थिति की गणना नहीं की थी, लेकिन वह किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में अपने मिशन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी। उसका असली ऑपरेशन अब शुरू होने वाला था। सायन किले की घटना का असर उम्मीद से ज्यादा बड़ा था। छोटू भाई और उसके गिरोह ने बदला लेने के बजाय स्कूल में बुरी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। पोर्ट ट्रस्ट की नई मैडम छात्रों के सामने गुंडों की तरह लोगों को पीटती है, लड़कों को साथ लेकर गैंग चलाती है। इस तरह की कहानियां, जिनमें सच और झूठ चतुराई से मिला हुआ था, फैलने लगीं। यह अफवाहें अभिभावकों के कानों तक भी पहुंची और कुछ अभिभावकों ने स्कूल में शिकायत भरे फोन किए। प्रधानाचार्य वर्मा ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता छाई हुई थी। प्रिया मैडम, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। बेशक यह आत्मरक्षा थी और आप छात्रों की रक्षा करना चाहती थीं, यह मैं समझता हूं, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। प्रिया ने शांति से कहा। कैसे? अगर अभी शिक्षा विभाग में कोई शिकायत पहुंच गई तो आपकी शिक्षक की नौकरी पर भी सवाल उठ सकता है। बेहतर होगा कि आप चुपचाप माफी मांगकर मामले को रफा दफा कर दें। मैंने माफी मांगने वाला कोई काम नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपने छात्रों को बाहरी खतरों से बचाया है। मुझे लगता है कि यही एक शिक्षक का कर्तव्य है। प्रिया का रवैया दृढ़ था। प्रधानाचार्य वर्मा ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने एक बार फिर महसूस किया कि यह महिला शिक्षक कोई साधारण इंसान नहीं है। वह अपने विश्वासों के लिए शिक्षा विभाग से भी टकराने को तैयार थी। उस दिन के बाद स्कूल का माहौल अजीब हो गया। प्रिया के बारे में फुसफुसाहटें गलियारों में तैरने लगीं और दूसरे शिक्षक भी उससे कतराने लगे। लेकिन 11वीं बी का माहौल अजीब तरह से शांत था। जिन बच्चों ने सायन किले में प्रिया का रूप देखा था, वे बाहरी अफवाहों से सहमत नहीं थे। उन्होंने पहली बार एक ऐसे वयस्क को देखा था जिसे वे हमारी तरफ का कह सकते थे। सबसे बड़ा बदलाव राहुल पाटिल में आ रहा था। वह कई दिनों से कक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहा था और बस खिड़की से बाहर देखता रहता। उसके दिमाग में प्रिया का चेहरा, छोटू भाई का चेहरा और अपने पिता का चेहरा घूम रहा था। ताकत क्या है? ताकतवर होने का मतलब क्या है? आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सका और देर शाम, जब सब घर जा चुके थे, वह स्टाफ रूम में मौजूद प्रिया के पास गया। बात करनी है। दरवाजा खोलकर अंदर आए राहुल ने कहा। प्रिया ने फाइलों से नजरें हटाकर उसे देखा। ऐसा क्यों किया? राहुल ने पूछा। सायन किले में हमारी वजह से इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? आपकी नौकरी भी जा सकती थी, आप अनजान भी बन सकती थीं, फिर क्यों? यह उसके जीवन का पहला सवाल था जो उसने किसी और से समझ की उम्मीद में पूछा था। प्रिया ने उसे कुछ देर देखा, फिर अपनी जगह से उठी और बोली, मेरे साथ आओ। वह उसे स्कूल के पीछे बने पुराने स्पोर्ट्स के गोदाम में ले गई। धूल भरी चटाइयां और जंग लगे लोहे के बार वाला एक ऐसा कोना जहां कोई नहीं आता था। प्रिया ने गोदाम की बत्ती जलाई और एक पुराने लकड़ी के बॉक्स पर बैठ गई। तुमने कभी सोचा है कि मैंने सेना क्यों छोड़ी और शिक्षक क्यों बनी? राहुल ने जवाब देने के बजाय उसे देखा। जब मैं प्रशिक्षक थी तो मेरे नीचे एक बहुत ही होनहार कैडेट था जिसे मैं बहुत मानती थी। प्रिया ने दूर देखते हुए कहानी शुरू की। उसका नाम अमन वर्मा था। तुम्हारी तरह ही उसमें भी हिम्मत थी और आंखों में एक चमक थी। उसका पारिवारिक माहौल भी खराब था और वह दुनिया के प्रति गुस्से से भरा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे विश्वास था कि अगर मैं उसके गुस्से को एक हथियार में बदल दूं
तो वह सबसे अच्छा सैनिक बनेगा। इसलिए मैंने उसे सबसे ज्यादा कठोर प्रशिक्षण दिया। उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई। यह आखिरी हेल वीक की बात है। कई दिन और रात बिना सोए कीचड़ में रेंगना, भारी नाव सिर पर उठाकर मीलों चलना, यह एक ऐसा प्रशिक्षण था जो इंसान की सीमाओं को परखता है। अमन भी अच्छा कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह उस स्थिति का आनंद ले रहा है। लेकिन आखिरी दिन, आखिरी प्रशिक्षण में एक हादसा हो गया। कीचड़ में रबर की नाव सिर पर उठाकर दौड़ते हुए एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया। उसने नाव छोड़ दी और उसके झटके से बगल के एक साथी के सिर में गंभीर चोट लग गई। नियमों के अनुसार उसे तुरंत प्रशिक्षण से निकाल देना चाहिए था, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखीं। अगर मैं यहां हार गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, यह कहने वाली उसकी बेताब आंखें। मैं उन आंखों को नजरअंदाज नहीं कर सकी। मैंने उसकी एक गलती को माफ करने का फैसला किया। यही मेरा अहंकार था। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस रात अपने साथी को चोट पहुंचाने के अपराधबोध और निकाले जाने के डर को न सह पाने के कारण अमन ने आत्महत्या कर ली। उसके सुसाइड नोट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं सच में एक निकम्मा हूं। राहुल ने अपनी सांस रोक ली। निकम्मा, वह शब्द जो वे खुद को और एक दूसरे को बुलाते थे। मैं उसे बचा सकती थी। उसे और मजबूत बनाने के बजाय मुझे बस एक बार उसे गले लगाना चाहिए था, कहना चाहिए था, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, तुम निकम्मे नहीं हो। मैं सबसे अच्छी प्रशिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन आखिर में मेरे लालच ने मेरे एक होनहार कैडेट को मौत के मुंह में धकेल दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उस मजबूत कमांडर का सबसे गहरा घाव, उसका रहस्य। उस दिन के बाद मैंने वर्दी उतार दी। मुझे लगा कि बंदूक और चाकू से किसी को मजबूत बनाने का कोई मतलब नहीं है। असली ताकत टूटना नहीं है, और अगर टूट भी जाओ तो फिर से उठने का तरीका जानना है। मैं उसे यह नहीं सिखा सकी। प्रिया ने सिर उठाकर राहुल को देखा। इसलिए मैं शिक्षक बनी, तुम जैसे बच्चों से मिलने के लिए, जिन्हें दुनिया निकम्मा कहकर उंगली उठाती है, ताकि जब तुम खुद को हार मान लो तो तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला कोई एक वयस्क तो हो। सायन किले में मैंने जो किया वह कोई खतरा नहीं था, वह मरे हुए अमन के प्रति मेरा प्रायश्चित था, और तुम लोगों से मेरा वादा कि मैं कभी भी तुम्हें पहले नहीं छोड़ूंगी। गोदाम में भारी खामोशी छा गई। राहुल कुछ नहीं कह सका। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका गुस्सा और उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं है। सामने बैठी यह औरत भी गहरे घाव और अपराधबोध के साथ जी रही एक इंसान थी, और उस घाव के कारण वह उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। अब समझे? राहुल ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वह प्रिया के पास गया और अजीब ढंग से उसके कंधे पर थप्पड़ पाया। उस लड़के की मौत आपकी गलती नहीं थी। यह वह सबसे अच्छी सांत्वना थी जो वह दे सकता था। उस क्षण 11वीं बी का राजा और महिला शिक्षक नहीं, बल्कि दो घायल इंसान एक दूसरे का सामना कर रहे थे। राहुल की मजबूत दीवार पूरी तरह से ढह गई थी। उसकी जगह एक नई भावना पनपने लगी थी। यह सम्मान, विश्वास और शायद दोस्ती जैसी कोई चीज थी। अगले दिन प्रधानाचार्य के कार्यालय में एक फोन आया। शिक्षा विभाग से था। प्रिया के खिलाफ एक औपचारिक जांच शुरू होने वाली थी। प्रधानाचार्य वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन यह खबर सुनकर 11वीं बी का माहौल पहले जैसा नहीं था। बच्चों में कानाफूसी होने लगी। यार, हमें कुछ करना चाहिए, विक्रम ने कहा। उसकी बात पर जो बच्चे आमतौर पर हंसते, वे भी चुपचाप सुनने लगे। साला, मैडम हमारी वजह से फंस रही हैं और हम चुपचाप बैठे रहें, यह ठीक नहीं है। तभी हमेशा खिड़की से बाहर देखने वाला राहुल अपनी जगह से उठा। कक्षा की सारी नजरें उस पर टिक गईं। जांच कब से शुरू हो रही है? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें पहले से अलग एक तरह का दृढ़ संकल्प था। 11वीं बी नामक यह बेतरतीब टुकड़ी अपने कमांडर को बचाने के लिए पहली बार एक लक्ष्य साझा कर रही थी। मुंबई के धूसर आसमान के नीचे असली जंग की शुरुआत हो रही थी। शिक्षा विभाग की जांच शुरू होने की खबर अगले दिन पूरे स्कूल में फैल गई। यह 11वीं बी के लिए एक वास्तविक युद्ध की घोषणा थी। बच्चे इस तरह की लड़ाई का सामना पहली बार कर रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे जो लड़ाई जानते थे वह मुक्कों और गालियों वाली थी, न कि कागजों, नियमों और वयस्कों के तर्कों वाली। सुबह की कक्षा में प्रिया के आने से पहले राहुल अपनी जगह पर खड़ा होकर कक्षा को देख रहा था। बच्चे बेचैनी से फुसफुसा रहे थे, लेकिन सब उसकी ओर देख रहे थे। यह कल उसके द्वारा दिखाए गए नेतृत्व का ही विस्तार था।
वह अब बी क्लास का अत्याचारी नहीं था। वह एक ऐसा केंद्र बिंदु था जिससे सभी संकट की स्थिति में दिशा की उम्मीद कर रहे थे। साला, अब क्या करें? विक्रम ने बेचैनी से अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। उसके सवाल में सभी की सहमति थी। ये शिक्षा विभाग की जांच होती क्या है? वे आकर मैडम को डांटेंगे क्या? गलती हुई तो नौकरी से भी निकाल सकते हैं। हमारी वजह से यह शब्द कक्षा की हवा को भारी बना रहा था। वे बच्चे जो हमेशा दूसरों को और दुनिया को दोष देते थे, इस बार स्पष्ट रूप से जानते थे कि इसका कारण वे खुद हैं और यह सच उन्हें लाचार बना रहा था। राहुल ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा। धूसर आसमान के नीचे मुंबई बंदरगाह की क्रेनें चुपचाप खड़ी थीं। उसे प्रिया द्वारा सुनाई गई कैडेट अमन वर्मा की कहानी याद आई। मैं सच में एक निकम्मा हूं। वह सुसाइड नोट मानो उन्हीं के लिए लिखा गया था। अगर वे यहां फिर से एक वयस्क को निराश करते हैं, हमारे लिए लड़ने वाले एक इंसान को खो देते हैं, तो वे सच में कभी न सुधरने वाले निकम्मे बन जाएंगे। नहीं, राहुल ने धीरे से कहा, ऐसा नहीं होने दे सकते। वह शिक्षक की मेज के सामने आया, ठीक वैसे ही जैसे प्रिया करती थी। लड़ना होगा। उन जांच अधिकारियों को हमें खुद दिखाना होगा कि प्रिया मैडम कैसी इंसान है। कैसे? हम क्या कर सकते हैं? तभी कक्षा के कोने में चुपचाप किताब पढ़ रहे सुमित ने धीरे से अपना हाथ उठाया। सबकी नजरें उसकी ओर घूम गईं। उसने राहुल से आंखें मिलाईं और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, हम एक याचिका लिखने के बारे में सोच सकते हैं, हमारी पूरी कक्षा के हस्ताक्षर लेकर कि प्रिया मैडम बुरी इंसान नहीं है, उन्होंने हमारी मदद की है, ऐसा लिखकर जमा करें। याचिका जिंदगी में पहली बार सुना हुआ शब्द था, लेकिन इसका मतलब साफ था। कलम से लड़ने का तरीका, मुक्कों से नहीं। राहुल की आंखें चमक उठीं। अच्छा विचार है। उसने सुमित को देखते हुए पहली बार उसे स्वीकार किया। सुमित का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। विक्रम, राहुल ने विक्रम को बुलाया, तुम और तुम्हारे दोस्त आज से हमारी कक्षा के हर लड़के से हस्ताक्षर लोगे, एक भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, विक्रम ने जैसे कोई महत्वपूर्ण काम मिला हो अपनी आंखों में चमक के साथ जवाब दिया। और फिर राहुल ने सुमित को देखा। उस याचिका का मसौदा तुम लिखो। तुम बहुत किताबें पढ़ते हो, हम जैसे अनपढ़ों से तो अच्छा ही लिखोगे। सुमित हैरान होकर सिर हिलाने लगा। मैं यह नहीं। तुम कर सकते हो, राहुल ने उसकी बात काट दी। यह मेरा आदेश है। यह पहले के अत्याचारी आदेशों जैसा नहीं था। इसमें यह विश्वास था कि तुम्हारी क्षमता की जरूरत है। सुमित ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। इस तरह 11वीं बी का ढाल ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन अनाड़ी और अव्यवस्थित था। विक्रम हस्ताक्षर लेने जाते समय अपनी पुरानी आदतों के अनुसार बच्चों को धमकाने लगा तो राहुल ने उसे डांटा, अबे उनसे ठीक से अनुरोध कर। सुमित ने रात भर जागकर जिंदगी में पहली बार एक याचिका लिखी, दर्जनों बार लिखा और मिटाया। उसने प्रिया द्वारा कही गई बातें, बच्चों में आए बदलावों को अपने अनाड़ी वाक्यों में पिरोने की कोशिश की। प्रिया मैडम एक डरावनी इंसान है जो फेंकी हुई कुर्सी को तोड़ सकती हैं, लेकिन वह पहली इंसान भी हैं जिन्होंने मुझे, जिससे कोई बात नहीं करता था, एक कविता की किताब दी थी। वह पहली वयस्क थीं जिन्होंने मुझे, जो एक अदृश्य इंसान की तरह जीना चाहता था, कहा कि तुम टीम का हिस्सा हो। कुछ दिन बीते और आखिरकार शिक्षा विभाग के जांच अधिकारी स्कूल पहुंचे। 2 अधिकारी थे। मुख्य जांच अधिकारी एक 40 वर्षीय महिला थीं जिनका नाम श्रीमती देसाई था। उनकी तेज आंखें और सलीकेदार साड़ी से ही पता चल रहा था कि वह एक सिद्धांतवादी हैं। उन्होंने प्रधानाचार्य से एक संक्षिप्त जानकारी लेने के बाद सीधे 11वीं बी के छात्रों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार शुरू कर दिए। पहला साक्षात्कार विक्रम का था। श्रीमती देसाई ने फाइलें पलटते हुए ठंडे स्वर में पूछा, विक्रम सिंह, क्या प्रिया मैडम ने कभी तुम्हारे साथ मारपीट या गाली गलौज की है? सायन किले में जब पूर्व छात्रों के साथ झगड़ा हुआ तो तुमने प्रिया मैडम को हिंसा का इस्तेमाल करते हुए देखा था, है ना? वह ऐसे सवाल पूछ रही थीं मानो जवाब पहले से ही तय हो। विक्रम ने अपनी थूक निगली। वह तैयार होकर आया था, लेकिन ठंडी जांच अधिकारी के सामने बैठते ही उसका दिमाग खाली हो गया। नहीं, मतलब मैडम तो हमें बचाने के लिए, सिर्फ सवाल का जवाब दो। उन्होंने हिंसा का इस्तेमाल किया था या नहीं? किया तो था, लेकिन वो साले पहले। ठीक है, तो तुम हिंसा की बात स्वीकार करते हो। श्रीमती देसाई ने फाइल में तेजी से कुछ लिखा। विक्रम को समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कह दिया और वह हैरान होकर साक्षात्कार कक्ष से बाहर आ गया।
दूसरे बच्चों का भी यही हाल हुआ। जांच अधिकारी के चालाक सवालों के सामने उनके अनाड़ी तर्क बेअसर हो गए। सिर्फ यह तथ्य कागजों पर दर्ज होता गया कि प्रिया ने छात्रों के सामने हिंसा का इस्तेमाल किया और नियमों के खिलाफ बातें की। ऑपरेशन विफल हो रहा है, यह डर पूरी बी क्लास पर छा गया। बच्चे बेचैन हो गए। ऐसे नहीं चलेगा, हमें खुद जाकर बात करनी होगी, राहुल ने फैसला किया। वह सुमित द्वारा लिखी गई याचिका और 30 छात्रों के हस्ताक्षरों वाला कागज लेकर बच्चों के साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर चल पड़ा। खट खट, कौन है? 11वीं बी से हैं। राहुल ने दरवाजा खोला। कार्यालय में श्रीमती देसाई और प्रधानाचार्य वर्मा बैठे थे। प्रधानाचार्य बच्चों की इस हरकत पर घबरा गए। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? तुरंत बाहर निकलो। 1 मिनट प्रधानाचार्य जी, श्रीमती देसाई ने उन्हें रोका। उन्होंने दिलचस्पी से या शायद चिढ़कर राहुल और उसके पीछे खड़े बच्चों को देखा। क्या बात है? राहुल ने तनाव से सूखे होठों को एक बार गीला किया और आगे बढ़ा। कृपया इसे पढ़ लीजिए। उसने याचिका श्रीमती देसाई की मेज पर रख दी। श्रीमती देसाई ने हैरानी से कागज उठाया। उन्होंने टेढ़े मेढ़े अक्षरों और अजीब वाक्यों से भरी याचिका को तेजी से पढ़ा। फिर उनके मुंह से एक हल्की हंसी निकली। तुम लोगों को लगता है कि इससे कुछ बदलेगा? जांच छात्रों की भावनाओं पर नहीं चलती। यह नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार तथ्यों की पुष्टि करने की एक प्रक्रिया है। यह तथ्य नहीं बदलेगा कि तुम्हारी क्लास टीचर ने नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने याचिका को एक बेकार कागज की तरह मेज के एक कोने में रख दिया। मैं तुम्हारी भावना समझती हूं, लेकिन यह सबूत नहीं बन सकता। जाओ और अपनी कक्षा की तैयारी करो। यह एक ठंडा इनकार था। बच्चों के चेहरों पर निराशा और गुस्सा दौड़ गया। राहुल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वयस्कों की दुनिया, उनके तर्क बहुत मजबूत थे। वे एक ऐसी मोटी दीवार की तरह महसूस हो रहे थे जहां सच्चाई का कोई मतलब नहीं था। ढाल ऑपरेशन बुरी तरह से विफल हो गया। बच्चे लाचारी में डूबे हुए प्रधानाचार्य के कार्यालय से बाहर आए। गलियारे में उनके कंधे झुके हुए थे। अब प्रिया को सजा मिलना तय लग रहा था। उस क्षण उन सभी ने एक बार फिर महसूस किया, हम सच में कुछ नहीं कर सकते, हम निकम्मे हैं। निराशा से भरे गलियारे में चलते हुए राहुल ने अपने दांत भींच लिए। जांच का आखिरी दिन था। 11वीं बी का माहौल किसी मातम जैसा था। बच्चे प्रिया का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। अपनी लाचारी के कारण वे उसे नहीं बचा पाए। इस अपराधबोध से वे दबे हुए थे। प्रिया हमेशा की तरह चुपचाप पढ़ा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक हल्की थकान थी। दोपहर में जब प्रिया जांच अधिकारी के साथ आखिरी बैठक के लिए प्रधानाचार्य के कार्यालय में गई, ठीक उसके बाद स्कूल के मुख्य द्वार पर हंगामा मच गया। नशे में धुत एक अधेड़ उम्र का आदमी गार्ड को धकेलते हुए स्कूल में घुस आया। कौन है वो कू? मेरे बेटे को बिगाड़ने वाली कौन है? वह राहुल का पिता था। उसने छोटू भाई के गिरोह से यह तोड़ मरोड़ कर कहानी सुनी थी कि उसका बेटा एक अजीब महिला शिक्षक के चक्कर में पड़कर उससे जबान लड़ाने लगा है, और वह नशे में गुस्से में स्कूल चला आया था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। हंगामा सुनकर प्रधानाचार्य वर्मा बाहर आए, लेकिन राहुल का पिता मानने को तैयार नहीं था। प्रिया मैडम को बाहर बुलाओ। किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे पर हाथ डालने की? उसकी चीख सुनकर गलियारे के सभी छात्र बाहर आ गए और गलियारा भर गया। 11वीं बी के बच्चों ने तुरंत पहचान लिया कि वह राहुल का पिता है और उनके चेहरे सख्त हो गए। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपनी जगह पर जम गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सबसे बड़ी शर्म, जिसे वह किसी को नहीं दिखाना चाहता था, सबके सामने आ गई हो। ठीक उसी समय प्रधानाचार्य कार्यालय का दरवाजा खुला और प्रिया और श्रीमती देसाई बाहर निकलीं। राहुल के पिता ने प्रिया को देखते ही गुस्से से भरी आंखों से उसकी ओर झपटा। तो तू है वो, मेरे बेटे के कान भरकर उसे बाप के खिलाफ करने वाली? वह हाथ में पकड़ी बोतल घुमाने वाला था। आसपास चीखें गूंजने लगीं। प्रधानाचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत आदमी का गुस्सा भयानक था। उसी क्षण प्रिया हरकत में आई। वह लड़ी नहीं, वह बस एक कदम आगे बढ़ी और अपनी पीठ से बी क्लास के बच्चों को, खासकर राहुल को, ढकने की कोशिश की। श्रीमान, आप राहुल के पिता हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो शांति से। चुप रह। को टीचर है तो टीचर की तरह चौक पकड़। मर्दों के मामले में टोंग क्यों अढ़ाती है? मेरा बेटा है, मैं उसे मारूं या जान से मार दूं, तू बीच में मत पड़। उसने प्रिया का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सब सांस रोके देख रहे थे। बस कीजिए। एक बर्फीली,
ठंडी आवाज थी, राहुल की। वह अपनी जमी हुई जगह से चलकर अपने पिता और प्रिया के बीच खड़ा हो गया। उसने प्रिया को अपनी पीठ के पीछे किया और जीवन भर जिससे डरता था उस पिता की आंखों में सीधे देखा। पिताजी, बस कीजिए। राहुल का पिता अपने बेटे को देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। क्या बे, तू अब बाप को आंखें दिखाएगा? इस औरत ने सिखाया है? नहीं। राहुल की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। यह मेरा फैसला है, आप गलत हैं। क्या कहा? गुस्साए पिता ने अपना हाथ उठाया। वह हाथ राहुल के गाल की ओर बढ़ा। राहुल ने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने न तो आने वाली हिंसा से बचने की कोशिश की, न ही उसे रोका। वह बस सीधा खड़ा होकर उसे सहने के लिए तैयार था, लेकिन उसके गाल पर पड़ने वाला हाथ कभी नहीं पहुंचा। प्रिया ने उसके सामने आकर उस कलाई को मजबूती से पकड़ लिया था। अपने बच्चे पर हिंसा करना अनुशासन नहीं है श्रीमान, यह एक अपराध है। प्रिया ने उसकी कलाई को छोड़े बिना शांत लेकिन दृढ़ता से कहा। स्थिति विस्फोटक थी। इस पूरे दृश्य को श्रीमती देसाई बिना कुछ कहे शुरू से अंत तक देख रही थीं। वह एक हिंसक शिक्षक की जांच करने आई थीं, लेकिन उनकी आंखों के सामने एक हिंसक पिता से छात्र को बचाने वाली शिक्षक और उस शिक्षक को बचाने के लिए पिता के खिलाफ खड़ा होने वाला छात्र था। कागजों पर लिखे तथ्यों से बिल्कुल अलग एक कच्ची सच्चाई। छोड़, तू मुझे छोड़ेगी? पिता ने चिल्लाते हुए प्रिया का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसी क्षण राहुल ने जैसे कोई फैसला कर लिया हो, मुंह खोला। उसकी आवाज पूरी कक्षा में, पूरे गलियारे में गूंज गई। मुझे, मैडम को छोड़ दीजिए। प्रिया ने हैरान होकर उसे देखा और फिर राहुल ने फिर से अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। यह डर के आंसू नहीं थे, यह दुख, गुस्सा और बहुत लंबे समय से दबी हुई सच्चाई के आंसू थे। मैं फिर कभी आपकी तरह नहीं जीऊंगा। जिंदगी भर शराब पीना, मां को मारना, मुझे मारना, मैं इस सब से तंग आ गया हूं। मैं वैसा नहीं बनूंगा, कभी नहीं। उसने प्रिया की ओर मुड़कर देखा। यह प्रिया मैडम, यह पहली इंसान हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूं, जिन्होंने कहा कि मैं अपने पिता जैसा बनने से बच सकता हूं, कि मैं निकम्मा नहीं हूं। राहुल की चीख ने वहां मौजूद हर किसी के दिल को झकझोर दिया। विक्रम, सुमित और बी क्लास के दूसरे बच्चे, सबकी आंखें नम हो गईं। राहुल का पिता अपने बेटे की पुकार सुनकर स्तब्ध रह गया। वह अपने बेटे के पहले विद्रोह और उसमें छिपी सच्चाई से अभिभूत हो गया। वह अब और कुछ नहीं कह सका और जैसे ही उसकी कलाई छूटी, वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और फिर भीड़ को चीरते हुए, भागते हुए स्कूल से बाहर निकल गया। तूफान के बाद गलियारे में सिर्फ सन्नाटा था। राहुल वहीं खड़ा कांप रहा था। प्रिया ने उसके पास जाकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। शाबाश राहुल। उसके एक शब्द पर राहुल अपने आंसू रोक नहीं पाया। वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जीवन भर उसे दबाने वाला पिता नामक विशाल पहाड़ आज उसने पहली बार अपनी ताकत से पार किया था। श्रीमती देसाई एक सख्त चेहरे के साथ यह सब देख रही थीं। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी प्रिया शर्मा के खिलाफ हिंसा और अयोग्यता की रिपोर्ट के मसौदे को देखा। कागज पर लिखे अक्षर बेमतलब लग रहे थे। उन्होंने चुपचाप रिपोर्ट को मोड़कर अपने बैग में रख लिया। जांच अब खत्म हो चुकी थी। राहुल के पिता के हंगामे के बाद स्कूल में एक अजीब सी शांति छा गई। श्रीमती देसाई ने अपना तय कार्यक्रम एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया और वापसी की तैयारी करने लगी। जाने से पहले उन्होंने कुछ छात्रों और प्रिया से आखिरी बार मुलाकात की, लेकिन इस बार बैठक का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। उन्होंने सबसे पहले सुमित को बुलाया। सुमित, श्रीमती देसाई की आवाज पहले से काफी नरम थी। मुझे ईमानदारी से बताओ, प्रिया मैडम असल में कैसी हैं? सुमित ने अब सिर नहीं झुकाया। उसने जांच अधिकारी की आंखों में सीधे देखते हुए तैयार किए गए शब्दों के बजाय अपने दिल की बात कहनी शुरू की। कुछ समय पहले तक मैं एक अदृश्य इंसान था। कोई मुझे नहीं देखता था और मैं भी किसी को नहीं देखना चाहता था। मुझे लगता था कि जीने का यही तरीका है। लेकिन प्रिया मैडम ने मुझे देखा और उन्होंने मुझसे कहा, तुम टीम का हिस्सा हो। उसने अपने बैग से दुष्यंत कुमार की पुरानी कविता की किताब निकाली। यह किताब भी मैडम ने ही दी थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि शर्मिंदगी महसूस करना कोई शर्म की बात नहीं है, उसे पार करके ही हम बड़े होते हैं। मैडम की वजह से मैंने पहली बार अपनी आवाज उठाना सीखा। भले ही वह अनाड़ी था और मुझे मार भी खानी पड़ी, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगला विक्रम था। वह झिझकते हुए अंदर आया और अपना सिर खुजलाने लगा। मैं तो बस यही समझता था
कि जो ताकतवर है वही सबसे बड़ा है। राहुल सबसे ताकतवर था, तो बस उसकी बात सुनना ही सही था। कमजोरों को सताना ही ताकत समझता था। उसने एक पल रुककर जैसे कोई फैसला किया हो आगे कहा, लेकिन मैडम ने कहा था असली ताकत कमजोर की रक्षा करने में होती है। तब मुझे यह बकवास लगा था, लेकिन कल राहुल को देखकर मुझे समझ आया कि असली ताकत क्या होती है। जिस इंसान से आप जिंदगी भर डरते रहे, उसके सामने किसी और को बचाने के लिए खड़े होना। मैं भी एक दिन वैसा बनना चाहता हूं, मैडम की वजह से। श्रीमती देसाई ने चुपचाप सिर हिलाते हुए उसकी बातें सुनी। उन्होंने कागज पर कुछ भी नहीं लिखा। इसके बजाय उन्होंने बच्चों के चेहरे, उनकी आवाज और उनमें आए बदलाव को अपने मन में अंकित कर लिया। आखिरी मुलाकात प्रिया से थी। प्रधानाचार्य के कार्यालय में सिर्फ वे दोनों थे। प्रिया मैडम, श्रीमती देसाई ने कहना शुरू किया, आपके पढ़ाने के तरीके ने स्पष्ट रूप से कई नियमों का उल्लंघन किया है। आपने प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया, हिंसा की सीमा को लांघा और छात्र मार्गदर्शन पर रिपोर्ट करने के कर्तव्य की भी उपेक्षा की। नियमों के अनुसार आपको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रिया चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, लेकिन श्रीमती देसाई ने आगे कहा, कल मैंने कुछ ऐसा देखा जो नियमों की किताब में कभी नहीं मिल सकता। मैंने एक टूटे हुए परिवार को और उसके अंदर घायल एक बच्चे को स्कूल के माहौल में एक शिक्षक की मदद से खुद को खड़ा करते हुए देखा। उन्होंने अपने बैग से रिपोर्ट का मसौदा निकाला और प्रिया के सामने ही उसे फाड़कर फेंक दिया। इस बार की जांच को एक अनलिखी रिपोर्ट से बदला जाएगा। प्रिया की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। शिक्षा विभाग को भेजी जाने वाली आधिकारिक रिपोर्ट में मैं यह लिखूंगी, कुछ नियमों के उल्लंघन की संभावना है, लेकिन यह खराब शैक्षिक माहौल में एक सक्रिय प्रतिक्रिया के दौरान हुआ प्रतीत होता है। उक्त शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों में सकारात्मक बदलाव के कई प्रमाण हैं। खासकर स्कूल से विमुख छात्रों के संबंधों और आत्म सम्मान में सुधार में उत्कृष्ट परिणाम देखे गए हैं। इसलिए सजा के बजाय उक्त शिक्षक के शैक्षिक तरीकों पर लंबी अवधि तक नजर रखते हुए समर्थन करने की आवश्यकता है। यह फैक्टिचेस की एक तरह से बरी करने का फैसला था और प्रिया के तरीकों को मान्यता देने वाला एक अभूतपूर्व निष्कर्ष था। धन्यवाद, प्रिया ने संक्षिप्त में कहा। यह धन्यवाद मुझे नहीं कहना चाहिए, श्रीमती देसाई ने हल्की मुस्कान के साथ उठते हुए कहा, लेकिन आगे से कृपया रिपोर्ट ठीक से लिखकर जमा करें। मैं हर बार ऐसे रिपोर्ट नहीं फाड़ सकती। दोनों ने हाथ मिलाया। नियमों और सिद्धांतों की दुनिया की जांच, अधिकारी और अस्तित्व और संघर्ष की दुनिया की पूर्व प्रशिक्षक छात्रों के साझा लक्ष्य के सामने आखिरकार एक दूसरे को समझ गए थे। जांच अधिकारी के जाने के बाद प्रिया 11वीं बी की कक्षा में वापस आई। बच्चे अपनी अपनी जगहों पर सांस रोके उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला और प्रिया अंदर आई, सभी की नजरें उस पर टिक गईं। प्रिया हमेशा की तरह अपनी मेज पर खड़ी हुई। उसने एक एक करके बच्चों को धीरे धीरे देखा। जब वह पहली बार यहां आई थी तो तिरस्कार और मजाक से भरी वे आंखें अब नहीं थीं। उनकी जगह बेचैनी, उम्मीद और एक मजबूत जुड़ाव से भरी नई आंखें थीं। उसने राहुल से आंखें मिलाईं। राहुल ने हल्का सिर हिलाया। उसने सुमित से आंखें मिलाईं। सुमित ने हल्की मुस्कान दी। उसने विक्रम और बाकी सभी बच्चों से बारी बारी से आंखें मिलाईं। उसने लंबा भाषण नहीं दिया। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, उसने मेज पर थपथपाते हुए कहा। शाबाश 11वीं बी। उसके होठों पर पहली बार एक गर्म, कोमल मुस्कान फैली। उसी क्षण कक्षा में किसी ने पहले ताली बजानी शुरू की। फिर जैसे कोई इशारा मिला हो, सभी बच्चे अपनी जगह से उठकर चिल्लाते हुए तालियां बजाने लगे। यह अतीत के शोर शराबे जैसा नहीं था, बल्कि जीत, राहत और खुशी से भरी आवाज थी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट माध्यमिक विद्यालय की 11वीं बी कक्षा, निकम्मों का अड्डा, अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह कई घावों और गलतियों से उबरकर आखिरकार एक टीम बन चुके बच्चे थे, अपने कमांडर के साथ। मुंबई के धूसर आसमान के नीचे उनका असली विकास अब शुरू होने वाला था। जांच के तूफान के गुजर जाने के बाद 11वीं बी में एक अजीब लेकिन नई व्यवस्था बनने लगी। कक्षा की हवा में अब तनाव या घिनौनी लाचारी नहीं थी। इसके बजाय क्या और कैसे करना है कि एक अनिश्चितता, और फिर भी कुछ करना है कि एक हल्की उम्मीद का माहौल था। राहुल अब अत्याचारी की तरह शासन नहीं करता था। वह अभी भी खिड़की के पास सबसे पीछे की सीट पर बैठता था, लेकिन उसकी ऊबी हुई आंखें गायब हो चुकी थीं। इसके बजाय वह अक्सर अपनी ठुड्डी टिकाए,
एक ऐसे युवा राजा की तरह कक्षा को देखता था जिसे एक अस्त व्यस्त साम्राज्य विरासत में मिला हो। बच्चे अभी भी उसका मिजाज देखते थे, लेकिन उस नजर में डर के बजाय अब हम क्या करें जैसा सवाल था। विक्रम एक ऐसी बुलडोजर की तरह था जिसे अपनी ताकत की दिशा नहीं पता थी। वह पहले की तरह कंधे उचकाकर गलियारे में चलता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि इस ताकत का इस्तेमाल कहां करे। ब्रेक के समय वह बेवजह जमीन पर पड़ा कचरा उठाता या ब्लैकबोर्ड साफ करते हुए अजीब तरह से खड़ा रहता। सुमित अब अदृश्य इंसान नहीं था। वह कमर सीधी करके चलता था और कुछ बच्चों से कभी कभार बात भी कर लेता था। एक अजीब दृश्य भी देखने को मिला। जब उसने राहुल से गणित का एक सूत्र पूछा तो राहुल ने चिढ़कर कहा, मुझे क्या पता। लेकिन फिर उसे एक होशियार लड़के के पास ले जाकर कहा, ओए, इसको यह समझा दे। कक्षा अभी भी शोरगुल और अव्यवस्थित थी, लेकिन उस शोर का अंदाज बदल गया था। पहले का शोर विनाश और मजाक की ओर था, तो अब का शोर नए रिश्ते बनाने की एक अनाड़ी कोशिश जैसा था। प्रिया इस बदलाव को चुपचाप देखती रही। उसने जल्दबाजी में हस्तक्षेप करके कोई नई व्यवस्था बनाने के बजाय बच्चों को खुद अपनी अराजकता में रास्ता खोजने का मौका दिया। वह एक कमांडर थी, लेकिन वह जानती थी कि कभी कभी एक कदम पीछे हटकर अपने सैनिकों की स्वायत्तता पर विश्वास करना भी एक कमांडर का महत्वपूर्ण गुण होता है। लेकिन एक नया संकट एक अप्रत्याशित जगह से बहुत चुपचाप आ रहा था। अंतिम परीक्षा। पोर्ट ट्रस्ट के 11वीं बी के लिए परीक्षा का मतलब था जल्दी से तुक्का मारकर सो जाने का दिन या कानूनी तौर पर स्कूल से जल्दी भाग जाने का दिन। उनके लिए अंकों का कोई मतलब नहीं था। वैसे भी सब फेल ही होते थे और भविष्य की कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन इस साल बात अलग थी। साला, अब पढ़ना पड़ेगा क्या? विक्रम के मुंह से निकला यह एक वाक्य बी क्लास में छिपी बेचैनी का स्विच ऑन कर गया। बच्चों में कानाफूसी शुरू हो गई। पढ़कर भी क्या होगा, वैसे भी फेल ही होना है। लेकिन इस बार कुछ तो। बच्चों ने पहली बार परीक्षा को गंभीरता से लेना शुरू किया था। प्रिया को निराश न करने की इच्छा, निकम्मे नहीं है यह साबित करने की इच्छा, और शायद एक बहुत ही हल्की सी इच्छा, मैं भी एक बार कोशिश करके देखूं। समस्या यह थी कि कैसे वे बच्चे जो प्राथमिक स्कूल से या शायद उससे भी पहले से पढ़ाई से दूर भागते थे। किताब खोलना ही एक सजा थी और पाठ्य पुस्तक की बातें किसी विदेशी भाषा की तरह लगती थीं। कुछ दिनों तक कक्षा में किताब खोलकर 5 मिनट में ही सो जाने, या एक दूसरे से यह क्या है पूछकर अंत में छोड़ यार कहकर किताब बंद कर देने का दृश्य दोहराता रहा। कोशिश करने की इच्छा थी, लेकिन तरीका नहीं पता था, और यह लाचारी एक नई तरह की चिढ़ और झगड़े में बदल रही थी। ओए चुप रह, पढ़ने दे। क्या बकवास है, तू कौन सा पढ़ रहा है? ऐसा लग रहा था कि वे फिर से अपने पुराने रूप में लौट जाएंगे। प्रिया ने तब जाकर कदम बढ़ाया। उसने शाम की कक्षा में मेज के सामने खड़े होकर बच्चों के थके हुए चेहरों को देखा। एक नया ऑपरेशन शुरू होगा। बच्चों की आंखें उसकी ओर घूम गईं। ऑपरेशन का नाम औसत अंक बचाओ। लक्ष्य बड़ा नहीं है। हमारी कक्षा के सभी छात्र फेल होने से बचेंगे और कक्षा का औसत अंक पूरे स्कूल में सबसे नीचे से बस एक पायदान ऊपर लाना है। कर सकते हो? फेल होने से बचना, सबसे नीचे से ऊपर आना। किसी के लिए यह एक मजाक जैसा लक्ष्य था, लेकिन बी क्लास के बच्चों के लिए यह एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा था। मैडम, यह कैसे होगा? हम तो जोड़ने घटाने में भी गलती करते हैं। किसी की निराशा भरी आवाज पर प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए टीम में करेंगे। उसने ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में एक स्टडी ग्रुप चार्ट बनाया। यह अंकों के आधार पर टीमों का विभाजन नहीं था। गणित में अच्छा, अंग्रेजी में अच्छा, याद करने में अच्छा, हर विषय में जो भी छात्र थोड़ा बेहतर था उसे प्रशिक्षक बनाया गया और बाकियों को प्रशिक्षु। यह पूरी तरह से मिशन आधारित टीम थी। गणित का प्रशिक्षक अप्रत्याशित रूप से एक शांत, मुहासे वाला छात्र था और अंग्रेजी का प्रशिक्षक पॉप गानों के बोल याद रखने वाला एक लड़का था और हिंदी का प्रशिक्षक था सुमित जोशी। अब से हर प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षुओं को फेल होने से बचाने के लिए जिम्मेदार है। प्रशिक्षकों को पूरी शक्ति दी जाती है। अगर कोई तय किया हुआ काम पूरा न करे तो उसे घर मत जाने दो। सजा के तौर पर मैदान के चक्कर लगवाओ, लेकिन हिंसा मना है। यह युद्ध नहीं, प्रशिक्षण है। और फिर उसने राहुल को देखा। राहुल, तुम पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व करोगे। देखोगे कि हर टीम ठीक से काम कर रही है या नहीं, और कोई समस्या हो तो उसे हल करोगे। मैं इस ऑपरेशन की कमांडर हूं।
राहुल हैरान रह गया। मुझे क्या पता जो मैं नेतृत्व करूं? तुम लड़ाई का मैदान पढ़ना जानते हो। अभी हमें ज्ञान से ज्यादा बिना हारे अंत तक टिके रहने की रणनीति और हिम्मत की जरूरत है, और यह तुम सबसे अच्छे से जानते हो। इस तरह 11वीं बी का अनोखा अंतिम परीक्षा तैयारी प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कक्षा हर शाम स्कूल के बाद एक युद्ध के मैदान जैसे स्टडी सेंटर में बदल जाती। अबे इज एम आर क्या होता है यह भी नहीं पता? एक बार और समझा दे, दिमाग फट रहा है। द्विघात समीकरण का ग्राफ या तो हंसता हुआ चेहरा होता है या रोता हुआ मेरी जिंदगी की तरह। गालियां, चीखें, हंसी और आहें, इस अराजकता के बीच बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते और सीखते हुए समय बिता रहे थे। राहुल हाथ बांधकर कक्षा में घूमता रहता, सो रहे लड़के के सिर पर थपकी मारता या लड़ने वाली टीमों के बीच जाकर कहता, चुपचाप सवाल हल करो। उसे अभी भी कुछ नहीं आता था, लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही बच्चे बिखर नहीं रहे थे और टिके हुए थे। सबसे बड़ा बदलाव खुद राहुल में आया था। वह दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए जिंदगी में पहली बार पाठ्य पुस्तक को गंभीरता से देखने लगा था। जब कुछ समझ नहीं आता तो वह अपना स्वाभिमान भूलकर सुमित के पास जाता। ओए, यह सूरदास के पद का क्या मतलब है? सुमित अपना चश्मा ठीक करते हुए उसे आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता। यह दृश्य 11वीं बी का सबसे प्रतीकात्मक दृश्य बन गया था। दूसरी ओर प्रिया एक कदम पीछे रहकर उनका समर्थन कर रही थी। वह हर रात देर तक रुककर बच्चों के लिए नाश्ता लाती, और जो बच्चे पारिवारिक कारणों से देर तक नहीं रुक पाते थे उनके लिए अलग से नोट्स तैयार करती। जिन कुछ दिनों राहुल का पिता घर नहीं आया, उसने चुपचाप उसकी मेज पर हर दिन दूध और ब्रेड रख दी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह ब्रेड खाते हुए देर रात तक कक्षा की निगरानी करता रहा। यह उनके बीच एक खामोश संवाद का तरीका था। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। बच्चों ने एक गंभीर चेहरे के साथ प्रश्न पत्र लिए और कुछ दिनों बाद परिणाम आए। कक्षा में भारी खामोशी थी। अंक जाहिर है किसी चमत्कार की तरह नहीं बढ़े थे। ज्यादातर अंक अभी भी बहुत कम थे। साला, हम सच में नहीं कर सकते, किसी ने निराशा भरी आवाज में कहा। हार की भावना कक्षा पर छाने ही वाली थी। नहीं, कक्षा के पीछे से एक छात्र उछलकर खड़ा हुआ और चिल्लाया, मैं गणित में फेल होने से बच गया। मेरे 35 नंबर हैं। 35। किसी के लिए यह एक शर्मनाक अंक था, लेकिन उसके लिए यह जिंदगी में पहली बार बिना तुक्का मारे हल करके मिले अंक थे। उसकी चीख के साथ ही यहां वहां से ऐसी ही आवाजें आने लगीं। मेरे भी अंग्रेजी में 40 से ज्यादा हैं। अबे, मैंने विज्ञान का एक सवाल सही किया, और वो ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव था। बच्चे अपने खराब परिणाम पत्र हाथ में लिए हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी। तभी कक्षा का दरवाजा खुला और क्लास टीचर अंदर आईं। प्रिया थी। उसके हाथ में एक बड़ा कागज था। 11वीं कक्षा के औसत अंकों का विवरण। हमारी कक्षा का औसत 10वीं सी से ज्यादा है, प्रिया ने धीरे से कहा। 10वीं सी वह कक्षा थी जो हमेशा उनके साथ सबसे नीचे की दौड़ में रहती थी। हम अब सबसे नीचे नहीं हैं। उस क्षण कक्षा में वाह की एक गूंज उठी। बच्चे एक दूसरे को गले लगाने लगे, चिल्लाने लगे, मेज पीटने लगे और खुशियां मनाने लगे। यह किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की खुशी से ज्यादा गर्म और सच्ची खुशी की चीख थी। राहुल उस दृश्य को देखकर अनजाने में ही मुस्कुरा रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई का आसमान अभी भी धूसर था और बंदरगाह की क्रेनें चुपचाप खड़ी थीं, लेकिन अब वह दृश्य निराशाजनक नहीं लग रहा था। प्रिया उन बच्चों को खुशी से देख रही थी। वह मेज के सामने खड़ी हुई और भरे हुए चेहरे से चिल्लाई, अब छुट्टियां हैं। सबसे नीचे से ऊपर आई, हमारी 11वीं बी के लिए आज पार्टी मेरी तरफ से। चलो समोसे और चाय पीने चलते हैं। या बच्चे चिल्लाते हुए उसके पीछे चल पड़े। खाली कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर बच्चों द्वारा छोड़े गए अधूरे सूत्र और शब्द बिखरे हुए थे। यह अब निकम्मों का अड्डा नहीं था। यह कई घावों और गलतियों से उबरकर साथ में लड़ना और जीतना सीखने वाली एक टीम का पहला ऑपरेशन बेस था। मुंबई बंदरगाह से आने वाली समुद्री हवा पुरानी कक्षा की खिड़कियों को खुशी से हिला रही थी। एक नई यात्रा का लंगर अब बस उठा ही था। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक टिप्पणी छोड़ें।